तो सूचना तक सीमित नहीं है, कितनी और कहाँ तक सूचना चाहिए और कितनी और कहाँ तक सूचना देनी है, इन सारी बातों की जानकारी होना आवश्यक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई के ऊपर समितियों में अक्सर चर्चा होती है। कभी कभी समितियां कंफ्यूज होती हैं क्योंकि हमारे पास मार्गदर्शन नहीं होता है, क्या जानकारी देनी है, क्या जानकारी नहीं देनी है, कितनी देनी है और कब देनी है। इन सारे तमाम प्रश्नों को लेकर के हमारे मन में हमेशा संशय बना रहता है। हमारा सौभाग्य है कि एक बहुत ही यंग एंड डायनेमिक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राहुल सिंह जी को, जो कि सूचना आयुक्त हैं मध्य प्रदेश में। आप ऐसे पहले सूचना आयुक्त हैं जिन्होंने व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लाइव जाकर के सूचना से संबंधित जानकारियों और उसकी कार्यवाही को सुना है और उसका निराकरण किया है। ऐसे आप देश के प्रथम सूचना आयुक्त हैं जिन्होंने ऐसा किया है। आप फेसबुक पे लाइव करके भी अपनी लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मीडिया क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। जी न्यूज, इंडिया टुडे, न्यूज 18, टाइम्स नाउ जैसे महत्वपूर्ण चैनलों में आपने अपने नेतृत्व के माध्यम से अपनी सफलतम सेवाएं दी है। तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, भोपाल, गुजरात, अन्य राज्यों से आपने संबंध रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप मूलतः भोपाल के रहने वाले हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आज का जो विषय है आरटीआई इन कॉन्टेक्स्ट विद जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में सूचना का अधिकार किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार लागू होता है, उस विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राहुल सिंह जी को। सर, आप अपनी बात रखें अनम्यूट करके। सर अनम्यूट कर लीजिए। कैलाश नारायण जोशी जी का माइक चालू है, एक बार कृपा जी आप जी कर रहा हूँ। जी भाई साहब। हाँ, धन्यवाद चौबे जी। इनफैक्ट राघवेंद्र जी से जब मुझे मालूम पड़ा कि ये इस विषय पर मुझे अपने विचार रखने हैं तो मैं तत्काल इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि ये बहुत ही रोचक विषय है और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक केस स्टडी से इसको समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको एक केस बताता हूं। 2011 में दिल्ली में एक आरटीआई लगाई गई। उस आरटीआई के तहत करीब राहुल सर माफी चाहने के साथ में राहुल सर माफी चाहूंगा, आपका कैमरा इस तरह से है कि आपका फेस नहीं आ रहा, थोड़ा सा सेट कर लेंगे प्लीज। फेस नहीं आ रहा है? हाँ, चेहरा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मुझे पास रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैं काफी दूर रखा हुआ था। अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है जी। तो वह है कि 2011 में एक आरटीआई अपील जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष आई थी। उस समय वहां दिल्ली में जितने बच्चे थे जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, उन बच्चों से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि कितने बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और उसमें जो इवन बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत जिनको छुड़ाया गया है या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ केयर एक्ट के तहत जिनका रेस्क्यू किया गया है, और उनकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मांगी थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस जगह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, कितने समय पर हुआ, और उससे जितने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से वो तक उनसे मांगी गई थी। दूसरा, उन्होंने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो सर्टिफिकेट माफ कीजिए जो एफिडेविट फाइल किया जाता है, उसमें एफिडेविट की भी पूरी उन्होंने आइडेंटिफिकेशन उसमें मांगा था कि जिन बच्चों को, जिनके गार्जियन को उनको बुलाया गया, उसमें उन्होंने क्या लिख करके दिया, वो कॉपीज भी उन्होंने मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने जो सर्टिफाइड कॉपीज थी एफआईआर और इन सब की, उसमें क्या एक्शन लिया गया, वो तमाम जानकारी मांगी थी। इस मामले में हुआ ये कि पहले तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट 21 के तहत उसमें मना किया गया कि इसमें जानकारी नहीं दी जा सकती, और साथ में फिर वो प्रथम अपील में गए। प्रथम अपील में फिर उनको मना किया कि आरटीआई की धारा 81J, आरटीआई की जो धारा 81J इज ऑल अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां आप ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका बाहर जो है आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, उसका लोकहित से कोई नाता ना हो, उस इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता। ये 81J धारा जो है वो क्लियर है इस बारे में। लेकिन उसमें नीचे जो है एक राइडर भी है। अगर एक्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें नीचे जाकर के लिखा हुआ है, लेकिन
लोकहित अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो बहरहाल उसमें धारा 81J और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 21 दोनों लगा करके मना किया गया। जब ये मामला प्रथम अपील में भी वहां संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद द्वितीय अपील में ये मामला जो है केंद्रीय सूचना आयोग के सामने गया, और केंद्रीय सूचना आयोग में इस प्रकरण में दोनों तरफ से, क्योंकि जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट थे वो लोग भी बहुत इसको लेकर के अड़िग थे कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन देने से जो आइडेंटिफिकेशन है और वो एक्ट का वॉयलेशन होगा, तो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये पूरा मामला लगाया था, श्री मनीष भटनागर, दिल्ली के ही रहने वाले, उन्होंने ये मामला दायर किया था, वो भी पूरी तरह से कंफर्म थे। उनका कहना था नहीं, इसमें ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो कुल मिलाकर के उसमें फिर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक फुल बेंच बनाई गई। उस बेंच में फिर ये उसमें हियरिंग उसके सामने हुई, और उस हियरिंग में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पक्ष में यही बातें आई कि इससे अगर ये जानकारी दी जाती है तो बच्चों की आइडेंटिफिकेशन रिवील होगी, और इवन जो आरटीआई एक्ट है उसकी धारा 81J भी यही कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसका लोकहित ना हो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। लेकिन हालांकि धारा 81J थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इसमें भी ये आता है, तो उसमें अगर धारा 81J में अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो अनुमान ये किया जाता है कि धारा 11 के तहत जो भी थर्ड पार्टी है पहले उसको पत्र लिखा जाएगा, उससे इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उससे अप्रूवल लिया जाएगा। अगर वो मना कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि 81J में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उस तथ्य के ऊपर फिर वहां पर पूरा विवाद चला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने। दोनों पक्षों ने जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न गाइडलाइंस थी वो सामने रखी, और उसमें फिर जब आरटीआई एक्ट की बात करें तो आरटीआई एक्ट में धारा 22 भी है, और 22 जो है वहां जो है, अगर आप धारा 22 को देखते हैं तो 22 बिल्कुल स्पेसिफिक है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट के साथ है। ओवरराइडिंग इफेक्ट ये है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो एक्ट अगर सामने है और प्रोविजन जो है एक्ट, उसको मैं क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट therewith contained in the Official Secret Act 1923 and any other law for the time being in force or in any instruments having effect by virtue of any law other than this act। तो अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव के होने का बात इसमें कही गई है। उसके बाद इसी बात को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया डिपार्टमेंट से, तो वहां पर फिर उनको ये बताना पड़ा कि ये इस एक्ट में जो प्रोविजन है, जैसे जिसमें उनको वॉयलेशन का डर लग रहा था कि आइडेंटिफिकेशन का, फिर बात ये आई कि जो एक्टिविस्ट वहां पर जुड़े हुए थे, जिनकी सौरभ भटनागर जिन्होंने ये पूरा प्रकरण उसमें दायर किया था, उन्होंने बताया कि उनके पास पूरी कुछ लिस्ट वो उनके पास थी जिसमें ये सामने आ रहा था कि जो बच्चे जो सौंपे गए थे वो वापस उन लोगों के पास चले गए, वहीं वापस काम करने लग गए जहां से उनका रेस्क्यू किया गया था। तो ये बहुत डैमेजिंग एक पूरा खुलासा हुआ जिसमें उनके पास एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी उसको लेकर के, और इसीलिए उन्होंने बोला कि ये सारी इंफॉर्मेशन सामने उनको आनी चाहिए। और उस बात को लेकर के फिर इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसके जो वर्डिक्ट दिया है, इसमें जो आदेश दिया है, वो आवेदक को जानकारी देने के लिए दिया। तो यहां में जब आप बेयर रीडिंग देखते हैं एक्ट की, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप 21 आप देखें तो वहां क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई आइडेंटिफिकेशन जिससे उनका पहचान अगर सामने आती है तो वो पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है। अब अगर बेयर रीडिंग आप 22 का देखें तो उसमें ये है कि ओवरराइडिंग है। अब लोगों को अगर सिंपल अगर आप देखते हैं दोनों एक्ट को एक साथ रख के देखते हैं तो सामने ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मतलब इन्हें टकराव की स्थिति है और वैसा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून की एक सबसे अच्छी खूबी ये होती, कोई भी धारा हो आप उसको 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, और दूसरा उसकी मूल भावना देखिए। जब आप उसकी मूल भावना में जाते हैं, हमारे जो संविधान के नीति निर्धारक हैं जिन्होंने ये पूरे कानून बनाए हैं,
तो हर कानून के पीछे उसकी जो भावना है उसमें आप देखिए, अब सूचना के अधिकार अधिनियम का जन्म क्यों हुआ, उसके प्रियम्बल में देखिए, तो वहां पर जो लोक प्राधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए हुआ है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हुआ है। तो डेफिनेटली ये कोई जो एक्ट है जो जिसमें जहां प्रोटेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं वहां प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो मीडिया से रिलेटेड है। क्योंकि मैं मीडिया में भी काम करता था तो वहां डेफिनेटली वहां अगर ये नाम आता था, देखिए आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में होता ये है कि एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी में माइनर का नाम आता ही है, उसमें लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये फिर जवाबदारी और जिम्मेदारी मीडिया की है कि वो उसमें वो जो पार्ट है उसको नहीं दे या नाम बदले, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन किसी तरह से रिवील ना करे। रेप विक्टिम का जो है माइनर इसमें और या मेजर इसमें, उसमें भी ये लागू होता है। तो ये तमाम कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मीडिया भी काम करता है और उनको करना चाहिए, और अगर इसका वॉयलेशन होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब इस एक्ट को आप देखें, आरटीआई एक्ट को और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को, तो मुझे लगता है मुझे तो इसका जो कोएग्जिस्टेंस है वो बहुत ही हार्मोनियस लगा है। दोनों एक्ट जो है बहुत हार्मोनियसली एक ही दिशा के लिए, एक ही काम के लिए। आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मूल भावना क्या है? बच्चों की रक्षा। अब इस एक्ट को अगर आप, जो मैंने आपको प्रकरण दिया उसमें हुआ क्या था? उसमें हुआ ये था कि बच्चों को लेकर के ही पूरा विवाद सामने आया था कि उनको वापस जहां से रेस्क्यू किया था वहीं पर उनको छोड़ दिया गया। तो अल्टीमेटली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की रक्षा अब कैसे होगी? तो उसकी रक्षा के लिए अब आरटीआई एक्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रोविजन है जहां आप कुछ बातों को सामने रखते हैं और वो बात अगर कोई आपकी अच्छी कोई संस्था काम कर रही है, कोई अच्छे एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं चाइल्ड राइट्स केस में, उनको ये जानकारी मिलती है और उस एक्ट के सहारे वो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो डेफिनेटली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फिर उस बात को सामने लेते हुए, तो आप देखिए कितना हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस है दोनों एक्ट का। और इसी तरह से ये दोनों एक्ट जो है इस मामले में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है इन दोनों एक्ट को लेकर के, तो मेरा यह मानना है कि एक दूसरे के पूरक ही हैं और उसी ढंग से ये चलता है। दोनों की मंशा जो है बेसिकली एक ही है, वो यही है कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस प्रकरण में जो है जिस तरह से केंद्रीय सूचना आयोग ने इसमें डिसीजन लिया है वो पूरी तरह से विधि सम्मत डिसीजन था। तो ये कुछ एक्ट को लेकर के उस समय जब ये सामने पूरा मुद्दा आया तो उसको लेकर के कई लोगों में ये विवाद था। मतलब जो आज भी ये सवाल उठते हैं कि क्या ये जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसमें आइडेंटिफिकेशन रिवील हो जाएगी, तो मेरा ये मानना है कि कई जगह जो सरकार के जब प्रकरण सामने आता है, वो दस्तावेज जो सामने आते हैं, चाहे एफआईआर की कॉपी हो या दूसरे दस्तावेज सामने आते हैं, तो वो सर्कुलेशन में दूसरे रूप में लोगों के पास आते हैं, लेकिन फिर वो जवाबदेही जिसके पास जो आते हैं उसके ऊपर वो जवाबदेही बनती है। तो यहाँ पर मेरा खुद इसमें मानना है कि जिस तरह से जो दस्तावेज अगर आपको लगता है इसमें आपको इंटेंट देखना चाहिए, और इंटेंट जो आवेदक है अगर वो आपको लगता है कि उसका इंटेंट जो है वो बच्चों को बचाने के लिए है, बच्चों के पक्ष में है और इस इंफॉर्मेशन के आने से लोकहित कुछ होगा, तो डेफिनेटली लोकहित अगर आपको दिख रहा है, लोक सूचना अधिकारी को इसमें यही करना चाहिए। जब भी आप ये मैटर सामने आए आरटीआई एक्ट का जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ा हुआ, तो उसमें आप सबसे पहले लोकहित देखिए। लोकहित अगर आपको दिख रहा है उसमें कि उसके आने से, उस इंफॉर्मेशन के आने से कोई अच्छा कुछ होगा, जबकि हालांकि आरटीआई एक्ट में बड़ा एक विषय ये भी है कि रीजन नहीं बताना है उनको। आरटीआई एक्ट ये भी कहता है कि इसमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे और उनको रीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पीआईओ को। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल एक अप्रोच होना चाहिए, आरटीआई एक्ट की तरफ से भी होना चाहिए, कमीशन की तरफ से भी होना चाहिए। अगर पीआईओ इसमें पूछ ले इसमें रीजन, तो और इनफैक्ट जो आरटीआई एप्लीकेंट्स है उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसमें अपना रीजन भी बताना चाहिए ताकि वो किस भावना के साथ काम कर रहे हैं वो भी मालूम रहे। और इसीलिए ये जो डिसीजन सामने इसके बाद भी कई डिसीजन आए हैं और उसमें भी बकायदा इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक सर्वोपरि सिद्धांत के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें भी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको सर्वोपरि सिद्धांत माना गया है
कि किस तरह से आप अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे, जो लोक प्राधिकारी उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे, शासन की जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। ये पूरा सिस्टम जो है उस रूप में काम करेगा जहां एक भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था बने, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो उस रूप में आरटीआई एक्ट का काफी योगदान रहा है और एक सशक्त अधिकार के रूप में लोगों के लिए ये सामने आया है, जहां आप जनता जो है वो सीधे अधिकारियों को, शासन को जो है जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। तो इसमें मेरा यही मानना है कि इसमें इंटेंट देख करके इसमें फैसला लेना चाहिए। जो आवेदक है उसको देखना चाहिए कि वो क्या सही में वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उनके काम की है, वो क्या उपयोग करेंगे उसका। पब्लिश करने की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो वॉल्यूशन है, वैसे ही वॉल्यूशन है। तो इसलिए इसमें इंटेंट देख करके काम करना चाहिए। और खास तौर से अगर जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके लिए इसमें वो देखना चाहिए कि वो जेन्युइन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस अगर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक्टिव काम कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन देने योग्य है। तो यहाँ पर मैं इस जो एक्ट के बारे में जो मैंने बताया आपको, 81J और धारा सेक्शन 21 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है और आरटीआई एक्ट 22, इन सब के कोएग्जिस्टेंस जो है वो उसके साथ में रहते हुए किस तरह से आप इसका निराकरण आप कर सकते हैं और करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग, मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा सा चर्चा को थोड़ा इंटरेक्टिव बना लेते हैं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। इससे जुड़े हुए अगर कोई सवाल हो इससे, तो हम लोग बात करते हैं उस बारे में। हम प्रश्न थोड़ा आखिरी में लेंगे, कुछ और धाराएं अगर आपको बतानी, अभी 15 मिनट का समय है तो आप अपनी धाराएं इस पे एक बार बता दीजिए, फिर हम प्रश्न लेंगे आपसे संबंधित। देखिए, धारा जो है वो मेरा कहना है कि आप जब बेयर रीडिंग करते हैं एक्ट का जी, और वो एक्ट आपको मालूम है अच्छी तरह से, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वहां उसमें राइट टू प्राइवेसी को जो है उसके वॉल्यूशन की बात आती है। और जो 81J है उसमें ये कहा जाता है कि जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो बाहर नहीं देनी है आपको। तो और 81J जो है उसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट ये भी है, ओवरराइडिंग तो नहीं लेकिन राइडर एक बोलूंगा कि उसमें राइडर ये भी है कि उसमें उसी एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो लोकहित में जो जानकारी है वो देनी होगी। तो एक्ट को अगर आप उसको आप समझना चाहें तो मैं एक बार धारा 81J आपको मैं बता देता हूं कि धारा 81J में किस तरह से प्रोविजन ये सामने आता है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार मान लीजिए रेस्क्यू का कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जहां आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन तत्काल चाहिए, उस बच्चे की जान को खतरा है। ये शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की जान पर बनाई है या फिर उसको तुरंत तत्काल उसको 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू कराना है या तत्काल उसको रेस्क्यू कराना है। इसमें आप आरटीआई एक्ट का सहारा कैसे ले सकते हैं? तो धारा 7(1) में आप बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई कि आप आरटीआई एक्ट दायर करेंगे, उसमें 30 दिन के अंदर उनको इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन जो मैटर लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ हो, लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये आपको देखना है। अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में देने का प्रावधान है। मात्र 48 घंटे में वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो कई बार चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट को मानिए कि उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनके सामने आती है कि जहां उनको लगता है कि ये बच्चे को या ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने ऑन पेपर आ जाए, उसके बाद हम रेस्क्यू कर सकते हैं उस बच्चे को। तो वो उस अथॉरिटी से वहां पर जाकर के आरटीआई में 48 आवर्स के अंदर वो बाध्य होगा, वो पीआईओ वो इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद उसको तत्काल उसी रूप में उसका निराकरण भी होता है। और इस तरह से 48 आवर्स में राइट एंड लिबर्टी का, अगर लाइफ एंड लिबर्टी, माफ कीजिएगा, लाइफ एंड लिबर्टी का अगर इश्यू बनता है, आपको लगता है कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों के हित के लिए अगर आपको लगता है कि बच्चे या तो अरेस्ट हो रहे हो या फिर आपको लगता है कि बच्चे उनको मतलब किसी चीज में उनको बंदी बनाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि इसमें इनको रेस्क्यू कराना, दोनों तरफ से आप उसमें इस एक्ट के तहत आप जो जरूरी कागजात हैं वो 48 आवर्स में आप प्राप्त कर सकते हैं।
और आपको उससे लगता है कि ये कागज सामने आने से उसका इनोसेंस प्रूफ हो सकता है या उसका रेस्क्यू हो सकता है, तो डेफिनेटली आप वो कागज 48 आवर्स में धारा 7(1) जो है आरटीआई की, उसमें आप ये कागज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा कि धारा 7(1) में ये प्रोविजन है और 48 आवर्स में ये जानकारी दी जाए, तो इसका आपको इसका उल्लेख करना होगा। और जो एक्ट आमतौर पे इसमें लगाया जाता है, मैं उस एक्ट को आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये धारा 81J की मैं बात कर रहा था। तो धारा 81J जो है इज अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जेम्पशंस बेसिकली धारा 8 और धारा 8 और 9, धारा 8 और 9 के तहत एग्जेम्पशंस रहते हैं। इसमें आरटीआई में अगर आप जानकारी नहीं देना चाहते हैं किसी को, तो इसके 2 ही प्रोविजन है, धारा 8 और धारा 9, आपको उसी में से कोट करना होगा। इसके बाहर आप कोई रीजन नहीं दे सकते हैं। आपको धारा 8 और 9 ये 2 धाराएं हैं, उसी के तहत आपको कोई क्लॉज आपको लेना होगा, वही क्लॉज बताना होगा, तो ही आपका आदेश जो है पीआईओ का आदेश विधि सम्मत माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इवन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में लेकिन धारा 8 और 9 के बारे में ये भी कहा है कि आप जब धारा 8 और 9 का प्रयोग करें बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और कॉन्स्टिट्यूट मैनर में करें। ऐसा नहीं कि हर जो इन्फॉर्मेशन आती है जो मांगी जाए उस पर धारा 8 और 9 के तहत उसको डिनाई कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में इसमें एक जगह लिखा हुआ है आदेश में अपने कि धारा 3 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में धारा 3 के तहत जानकारी देना एक रूल है, और धारा 8 और 9 के तहत जानकारी को रोकना एक अपवाद है। तो ये रूल और अपवाद के बीच का डिफरेंस आपको देखना होगा, उसको बैलेंस को बना के रखना होगा, और उस बैलेंस के साथ ही आपको काम करना होगा। और धारा 81J इसकी हम जब बात कर रहे थे उसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, यानी वो इंफॉर्मेशन जिसका पब्लिक एक्टिविटी या लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध ना हो, or which would cause unwarranted invasion of privacy of the individual unless the public information officer or the appellate authority, as the case may be, satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. तो ये उसमें लिखा हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि provided that the information which cannot be denied to the parliament or state legislature shall not be denied to any person। मतलब आप धारा 81J अगर लगा रहे हैं कि आपका कहना है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसका लोकहित से कोई लोक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सामने ना आए, लेकिन आपको उसमें राइडर उसमें एक नीचे ये दिया हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी जो इंफॉर्मेशन आप पार्लियामेंट को या विधानसभा को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन आप पार्लियामेंट और विधानसभा को भी डिनाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका 81J आपका प्रभावी होगा। लेकिन इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन जिसमें आपको लोकहित नजर आ रहा हो, तो लोकहित नजर अगर आता है तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो धारा 81J इसको लेकर के बहुत ही क्लैरिटी है। और जब बात इसकी आती है कि इनका जो जेजे एक्ट है 21, उसमें वो पूरी तरह से उसमें कोडिफाई किया हुआ है कि किस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन रिवील ना होने देंगे। और जाहिर सी बात है अगर कोई इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त की जाती है तो आइडेंटिफिकेशन रिवील होती है, क्योंकि उसमें तो बच्चों के नाम आते हैं और ये तमाम जानकारियां सामने आती है। तो उसमें जब ये मुद्दा आता है, विवाद की टकराव की स्थिति आती है, तो फिर धारा 22 जो है आरटीआई एक्ट का, जहां हम एक्ट टू हैव, जहां हम बोलते हैं कि दिस एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो जो भी कानून जानकारी देने के संबंध में बने हुए थे वो बने हुए हैं, उस पर ये एक्ट जो है दिस एक्ट वुड हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। और ये जो ऑफिशियल उसमें लिखा हुआ है कि इस अधिनियम का उपबंध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात से होते हुए भी प्रभावी होगा। तो ये एक्ट प्रभावी होगा। ये इसमें पूरी तरह से इसमें क्लैरिटी है। इनफैक्ट जो दोनों एक्ट है उन दोनों एक्ट में बहुत क्लैरिटी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है,
दोनों बहुत हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं और दोनों का मकसद एक ही है। अगर उसमें आप देखिए ट्रांसपेरेंसी, जो आप काम करना चाहते हैं, अगर बच्चों के लिए, बच्चों के हित में कोई काम होता है तो उसमें भी जो लोग इस पूरे काम से जुड़े हुए हैं वो भी चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो उसमें कोई गलत काम या कोई गड़बड़ होने की जो आशंका है वो दूर होगी। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है। और चूंकि रिकॉर्ड जो है वो सरकारी दस्तावेज का हिस्सा होता है, और कोई भी संस्था जिस पर एक एक्ट के तहत आप बात करें तो उस पर अगर नियम प्रभावी होते हैं आरटीआई एक्ट के, अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर तो आरटीआई एक्ट प्रभावी होता नहीं है प्राइवेट कोई एजेंसी के ऊपर। तो उसमें फिर ये होता है कि शासकीय जो कार्यालय है, अगर मान लीजिए वो किसी विभाग से संबंधित अगर उसका उस एजेंसी का काम चलता है, तो आप इनडायरेक्टली जो है वो उस पर प्रभावी होगा। आप उस शासकीय कार्यालय में लगा सकते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, और उस पर्टिकुलर एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो जहां जिस विभाग से, जिस एजेंसी का संबंध हो, उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके काम के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार एजेंसीज जो है उनको अनुदान मिलता है, और एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि जहां जिस भी एजेंसी को सरकारी अनुदान मिलता है, और मध्य प्रदेश की खासतौर पर इससे बात कराऊंगा तो मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से जो सब्सटेंशियली फाइनेंस को परिभाषित किया गया है, उसमें मात्र 50,000 की रकम है। अगर 50,000 की रकम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी एजेंसी को प्राप्त होती तो उसके ऊपर आरटीआई एक्ट प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ सब्सटेंशियली फाइनेंस भी बहुत ठीक ढंग से इसको परिभाषित किया गया है एक्ट में, और इसीलिए यहाँ पर जो है अन्य जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, अगर उनसे भी जुड़ी हुई अगर कुछ इस तरह की बातें हैं जहां आप जानना चाहते हैं कि उनका जो बच्चों के इसमें क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनके हित के लिए काम कर रही हैं, उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी आरटीआई एक्ट के तहत सामने लाई जा सकती है। जी सर, धन्यवाद। बहुत कम शब्दों, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने आरटीआई एक्ट को समझाया। अब हमारा जैसा दूसरे वक्ता से हम चलेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेते रहेंगे। तो आज के हमारे जो दूसरे वक्ता जुड़ने वाले हैं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति, डॉक्टर विशेष गुप्ता। धन्यवाद, नमस्कार। आप उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं एवं पूर्व प्राचार्य एमएच स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरादाबाद। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब के करीब 3000 लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। लगभग 30 वर्षों से आप बच्चों से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं, और आज का जो विषय है प्रैक्टिसेस एंड चैलेंजेस इन चाइल्ड वेलफेयर स्पेसिफिकली रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। हम जो एक प्रयास कर रहे हैं कि हम हर हफ्ते एक राज्य को समझने का प्रयास करें कि उस राज्य में ऐसी क्या अच्छी बातें हो रही हैं और उस राज्य में ऐसे क्या चैलेंजेज हैं, जिससे कि पूरे देश की सीडब्ल्यूसी एक प्लेटफॉर्म पे आ सके, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विशेष गुप्ता से कि सर आप अपनी बात रखें, और जो भी प्रश्न होगा हम उसके आखिरी में लेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी। आज के अभी इनका बहुत ही साइंटिफिक, संख्यात्मक, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक उद्बोधन हमने सुना। ऐसे आदरणीय राहुल सिंह जी जो कमिश्नर हैं हमारे, जो सूचना आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के, हमारे पुराने मित्र भाई राघवेंद्र जी जो एमपीपीएससी पीसीआर के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में सीसीएफ के भी चेयरपर्सन हैं। यहाँ उपस्थित मेरे अन्य अतिथि वृंद, सोशल मीडिया पर जितने भी श्रोता दस्ता जुड़े हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश से मेरा बहुत निकट का नाता है,
एक तो ये है कि मैं वहां के समाचार पत्रों के लिए काफी लिखता रहा हूं। दूसरा, मुझे जाने का मौका भी मिलता है, तो मैंने बहुत नजदीक से इस सांस्कृतिक शहर भोपाल को भी नजदीक से देखा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी फर्क है। जब हम पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं तो दोनों की प्रकृति हमें अलग अलग दिखाई देती है। खूब चर्चा आपने सुनी कि हम लगभग 23 करोड़ की आबादी, 2000 में हमारा उत्तराखंड अलग हुआ तो लगभग 2-3 करोड़ की आबादी। और इस आबादी में अगर पूर्वी क्षेत्र को आप देखें तो पूर्वी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बड़ा जागरूक, लेकिन बच्चों की तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, पश्चिम में नहीं मिलेगी आपको इतनी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिंसात्मक वातावरण ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले, इलाहाबाद बनारस के मुकाबले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज बाद में खुली। लैंड होल्डिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खासी है, गरीबी नहीं है, तकरीबन गरीबी बहुत कम है। दूसरा, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन बहुत फास्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप देखते होंगे हिंसात्मक वातावरण ज्यादा दिखाई देता है। बच्चों के साथ घटनाएं होने वाली, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मिलनी प्रारंभ हो गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बहुत घृणित अपराध हमें दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2015 में स्थापित हुआ, और जिन लोगों के हाथ में इसका कब्जा था वो कभी कार्यालय में लगभग अनुपस्थिति रहते थे, मेंबर्स भी और अध्यक्ष भी। शुरुआती दौर था, अधिकांश में वो सभी थे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि चाइल्ड सेंसिटिव नहीं थे, सरकार ने किया होगा, समाजवादी सरकार थी। लेकिन जब मैं उस पुरानी व्यवस्था का उत्तराधिकारी बना, मेरा आयोग जमीन पे धंसा हुआ था, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र का था, CWC का चेयरपर्सन रहा, लिखता रहा, देश विदेश जाता रहा, सेमिनार्स में बोलता रहा, बच्चों के विषय में लिखता रहा, इसलिए जानकारी थी। और जानकारी होने के नाते सबसे पहले हमारे सामने चुनौती ये थी कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सत्ता को प्रदेश स्वीकार करे। जब तक आप अपनी संवैधानिक संस्था के अधिकार और उसकी गहन पैठ जब तक प्रदेश में नहीं बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में नहीं बनाते हैं, आम लोगों के बीच में, तब तक स्वीकारोक्ति नहीं होती। जब स्वीकारोक्ति नहीं होती तो इफेक्टिविटी भी नहीं होती, प्रभाव भी नहीं आता। जब प्रभाव नहीं आता तो बच्चों को न्याय नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमने कार्य ये किया, क्योंकि कारण यह है कि कंप्लेंट भी ज्यादा, जब कंप्लेंट पर सुनवाई होती नहीं तो कंप्लेंट ज्यादा आती भी नहीं, बात ही नहीं, तो सवाल उठते हैं कि आयोग कुछ काम ही नहीं करता। अब जब नहीं करता और फिर इसलिए बाकी संस्थाओं पर बोझ बढ़ता है। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं या उनको चलाने वाले लोग हैं, उनके कंधों पर भार आता है। और फिर कॉग्निजेंस अगर किसी घटना का नहीं लिया जाता तो फिर सरकार के संज्ञान में भी कम आती। सरकार के ऊपर और बच्चों से जुड़ा हुआ अगर माइनस कर दे तो बहुत स्टेट के ऊपर बहुत लोड रहता है, और इसलिए बच्चों के हित धीरे धीरे माइनस होते चले जाते। तो सबसे पहले काम हमने ये किया कि 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों में सबसे पहले धमक आयोग की हो, इसलिए वहां सारी जितनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस थी, इंडिविजुअल थे, सबको जोड़ने का काम किया। और 150-200 की एक साथ बैठ के 2018 में, 2019 में बहुत तेजी से बैठ के की। ये बात समझ कर आई, ये बात निकल कर आई कि
लोग अचंभा करते थे कि बाल कल्याण से जुड़ी इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, बट दे आर बस, लेकिन उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, जानते ही नहीं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगर बच्चे का दाखिला होना है, किसी चाइल्ड लेबर का होना है, किसी बाल भिक्षुक का होना है, तो बाल श्रम से जुड़े उस विभाग को यही पता नहीं है कि हमारी भूमिका भी है क्या। अगर बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करके लाए तो सीएमओ को यही पता नहीं है कि मुझे जितना जल्दी से हो सकता है इनका मेडिकल जितना जल्दी दे देंगे उतनी जल्दी हम चाइल्ड लेबर को डिफाइन कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे। कई दिन तक चाइल्ड लेबर घूम रहा है, बच्चों को रेस्क्यू किया, हमारे पास संस्था नहीं है रखने के लिए, सर्टिफिकेट उसका मिला नहीं है, माँ बाप के साथ भेजने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 4 दिन अगर वो आएगा तो इतना गरीब और कमजोर है कि वो कैसे, सर्टिफिकेट उसका मिलता नहीं है तो क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी उस संस्थान पर। आखिरकार वो बच्चा फिर उसी विशेष सर्किल में आता हुआ देखा गया, उसी दुष्चक्र में फिर फंस गया। बाल भिखारियों के लिए कोई काम हमारे यहाँ नहीं था, बार बार शिकायत हो रही थी कि साहब सड़क पर बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं, ढाबों पर काम करते दिखाई देते हैं, सड़कों पर बच्चे घूमते दिखाई देते हैं, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, कुछ काम नहीं हो रहा। हम लोगों ने पहला ये काम किया कि लगभग 18 मंडलों में सभी के बीच में अपनी पैठ बनाई और बाल ग्रहों का, संप्रेक्षण ग्रहों का इनका अध्ययन कराया कि आखिरकार स्थिति क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। जितने अपचारी बच्चे समाज में अपराध करके आ रहे हैं, जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन होम है, उनकी स्पेस इतनी कम है, 50 के स्पेस में 100 रह रहे हैं, 80 रह रहे हैं, 90 रहे, तमाम प्रकार की और प्रॉब्लम्स है। जेजेबी और सीडब्ल्यूसी का जो फंक्शन होना चाहिए था, चूंकि उसमें जितने सेंसिटिव, जितने बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए काम करने वाले लोग या संवेदनशील लोग जितने ज्यादा होंगे, उतने बच्चों के अधिकार के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया पिछले 2-3 सालों। पॉक्सो के केस लटके पड़े, नारी निकेतन भर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन होप में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं जा पा रहे। बाल गृह सीडब्ल्यूसी को जो काम करना चाहिए था वो काम उतना नहीं हो पा रहा, उनकी सिटिंग भी उतनी नहीं हो पा रही। कमीशन ने यह काम किया कि इस पर हैमरिंग की, सरकार के संज्ञान में लाए। उसका फायदा यह हुआ कि सीडब्ल्यूसी की रेगुलर सिटिंग बढ़ी, एजेबी में जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट जज या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के बीच में तालमेल बैठाने से लाभ ये हुआ कि सुनवाई शुरू हुई। उम्र को लेके जो लटके हुए तमाम सर्टिफिकेट थे उसमें तेजी आई, क्योंकि सारे जो केसेस हैं जेजेबी में, आप समझिए उम्र को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। जो सीडब्ल्यूसी वाले मेरे मित्र हैं जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि उम्र का बहुत बड़ा, और पिछले दिनों जब 2000 वाला एक्ट था उसको तो तमाम जो ठेकेदार थे उन्होंने बहुत बड़ा लाभ इस जेजे एक्ट से लिया है कि बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। उसे पता है कि 3 साल से ज्यादा की सजा होगी नहीं, 1-1.5 साल उसकी सजा सुनवाई में निकल जाएगा, 1-1.5 साल के बाद बाहर आ जाएगा। इसलिए निर्भया कांड के बाद 2015 जो बना उसमें हिनस क्राइम और बच्चे को आपस में तालमेल बैठाया गया। कमीशन ने यह काम किया कि इस पर हैमरिंग की, जा जाकर जो डाटा उनसे लिया, जो बैठ के की, जो तथ्य लिए, उस तथ्यों के प्रति हैमरिंग की, सरकार को बताया, विभाग को बताया, मंत्रालय को बताया, मंत्री को बताया। उसमें फर्क ये आया 1.5-2 साल में कि उसमें थोड़ी तेजी आई। दूसरी, ब्यूरोक्रेसी की स्थिति आप जानते हैं, और उस ब्यूरोक्रेसी से काम लेना कि आप जानते हैं कि पूरा, चाहे विभाग है, ब्यूरोक्रेसी है, कहीं ना कहीं गठबंधन आपस में बने हुए, हम लोग को हैमरिंग करनी होती। हमारा लाभ यह हुआ कि जो पूरे साल में कंप्लेंट हमारी 300-400 आती थी, उसकी संख्या बढ़कर 2-2.5 हजार 3,000 हो गई।
क्योंकि कॉग्निजेंस लेने का काम हमने व्हाट्सएप बढ़ा दिया, हमने अपनी वेबसाइट बना दी, 8-10 समाचार पत्र हो गए, टेलीविजन हर वक्त खुले रहते हैं। उससे लाभ यह हुआ कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे गंगा पार, नदी पार की खबर भी अगर अखबार में छपती है तो उसकी जांच शुरू हुई। जांच शुरू हुई तो न्याय मिलना शुरू हुआ बच्चों को। समाचार पत्र में खबर आती थी कि साहब इस लड़की के साथ छेड़खानी हुई, पीड़ित परिवार थाने में गया लेकिन पकड़ा नहीं गया और गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करा दी और इसलिए वो कोई सुनवाई नहीं। उसकी जांच तो फिर जब जाएगी कमीशन की तरफ से तो फिर सीओ स्तर का होगा, कम से कम थाना होगा, 10, 12, 15 लोग जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उससे मैंने देखा कि काफी बड़ा प्रभाव उस बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनको न्याय मिलने की। ऐसे तमाम ऐसे सक्सेस स्टोरीज के रूप में पिछले दिनों कोविड की बात नहीं कर रहा, इससे पहले हम लोगों ने काम यह किया कि मुख्यमंत्री जी नाराज इसलिए थे कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष था वो लगभग नहीं के बराबर दिया जाता था, क्योंकि उस पर काम ही नहीं होता था। अब जिसके यहां छेड़खानी हुई है, रेप हुआ है, घृणित घटना हुई है, उसका सम्मान तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान कोष के रूप में तो उस तक पहुंचा सकते हैं। इस पर हमने बहुत काम किया पिछले 2 सालों में। आज स्थिति यह है, वर्तमान में कहीं पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई, कुछ घटनाएं और उनकी धमक भोपाल तक पहुंची होगी, मध्य प्रदेश तक। वो चाहे लखीमपुर का कांड रहा हो, वो चाहे चित्रकूट का कांड रहा हो, वो चाहे लड़कियों के गर्भवती होने का मामला कानपुर का रहा हो, वो चाहे अभी गढ़ में हमारी घटना हुई थी ब्रजघाट के आसपास में, वो घटना ये आप तक पहुंची है सारी घटनाएं। इसमें बहुत नजदीक से हमने काम किया है। इनमें अधिकांश घटनाएं ऐसी थी जिसमें शौचालय बड़ा मुद्दा था। शौचालय बनवाना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना इसलिए हुई क्योंकि वो शाम को शौच के लिए गई थी, घर पे शौचालय नहीं है। इसका संज्ञान कौन लेगा? उसके घर पर बिजली नहीं है, अंधेरा था, इसका संज्ञान कौन लेगा? परिवार कमजोर गरीब है, अभी तक उसके घर राशन कार्ड नहीं बना है, इसका संज्ञान कौन लेगा? हमने पिछले 1-1.5 साल में दर्जनों ऐसे हैं जिसमें 15 दिन के अंतर्गत ये सारी चीजें रेस्टोर कराई हैं। ये सक्सेस स्टोरी है। कमीशन का सम्मान आपके काम करने पर निर्भर करता है कि आप कैसे कॉग्निजेंस लेते हैं और कितने चाइल्ड राइट्स के पक्ष में अपनी आवाज को उठाने में खड़े रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जब तक हाथ मजबूत नहीं होते, आपकी सीडब्ल्यूसी है, आपकी डीसीपीयू है, आपकी एसजीपीयू है, आपकी चाइल्ड लाइन है, इनका ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और ये अगर ताकतवर नहीं है तो आप चाइल्ड राइट्स को उसको अधिकार दिलाने में आप कमजोर पड़ जाएंगे। बाल कल्याण समिति पिछले 5, 6, 8 सालों में समाज में अभी भी उसकी एक एनजीओ के रूप में शाख थी। जे बोर्ड को तो लोग जानते थे कि भाई जहां अपचारी बच्चे हैं वहां उसका आकलन होता है, लेकिन बाल कल्याण समिति को लोग समझते थे कि ये तो कोई एनजीओ है। डीएम तक नहीं जानता था मैं जब 2010 में मैंने, क्योंकि मैं पीजी कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर भी था, समाजशास्त्र का अध्येता था, बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष था, तो पुलिस एकेडमी में डीवाईएसपी आईपीएस को पढ़ाता था। दरोगाओं को नहीं पढ़ाया मैंने कभी, कांस्टेबल को नहीं पढ़ाया, अधिकारियों को पढ़ाया। शाख ठीक ठाक थी, इस कारण से जनवाने में हम कामयाब रहे और पूरे के पूरे जेजे एक्ट का पूरा पुलंदा बांध कर हम जिलाधिकारी एसएसपी को दे आते थे, पता देखिए ये ऐसी निर्देश। अखबारों में लिखता था इसलिए पत्रकारों से मित्रता थी, मीडिया से ठीक संपर्क था मेरा, क्योंकि बहस में जाता हूं दिल्ली विल्ली, इसलिए मीडिया से भी ठीक संपर्क था, मित्रता। ये भाव जरूरी है जिसका लाभ न केवल सीडब्ल्यूसी को मिला बल्कि वर्तमान में अब ये
कमीशन को भी मिल रहा है। तो पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने जो काम किया है वो न केवल ऑफिस में बैठना बल्कि फील्ड में घूमना, और घटना अगर कोई हुई है तो उस घटना में तुरंत अपने मेंबर को वहां जाना, उसकी रिपोर्ट लेना और मुख्यमंत्री को गोपनीय रिपोर्ट। कई पर कार्रवाई हुई है। आपने देखा होगा कानपुर का कितना बड़ा कांड हुआ, 8 दिन तक मीडिया में गूंजता रहा। बालिका गृह में लड़कियां गर्भवती हुई, उसको 8 दिन लगे हम लोग को बताने में कि ये पॉक्सो एक्ट की लड़कियां हैं। हम सब जुटे सोशल मीडिया पर, सरकार जुटी, सूचना विभाग जुटे। गलती कहां हुई? गलती ये हुई कि पत्रकार मित्रों को जैसी पता लगा कि कानपुर के बालिका गृह में कुछ लड़कियां गर्भवती हैं, ये जिम्मेदारी थी अधिकारियों की, ये जिम्मेदारी थी डीपीओ की, ये जिम्मेदारी थी उसकी अधीक्षक की कि पत्रकार अगर पूछ रहे हैं तो पारदर्शिता होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए था कि पॉक्सो की लड़कियां हैं, ये बाहर दोस्ती करके गर्भवती होकर आई और इनका रखरखाव शासन सरकार करता है। इसका जो प्रसव होना है वो भी हम ही कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। समाज के तमाम तिरस्कृत लड़कियों को रखने का बड़ा काम है किसी सरकार के द्वारा संरक्षण करना, आप समझिए। वरना तो ऑनर किलिंग हो गई होती अब तक अगर उनको छोड़ दिया होता। तो अधिकारियों के बीच में भी एक कमीशन की हमारी जिम्मेदारी ये रही कि अगर हम मंडल स्तर पर बैठ के करते रहे तो उनको क्लैरिफाई करते रहे। और अब तो मेरे पास पत्र आते हैं जिलाधिकारियों के कि आपने जब से बैठ के शुरू किए हैं तब से जेजे एक्ट के अंतर्गत तमाम प्रकार की जानकारियां तो मिली हैं, हमें अपने अधीनस्थों से काम लेने में भी सुलभता हो गई। उन्होंने कहा है कि बाल आयोग ने जब से हमें चिट्ठियां लिखनी शुरू की हैं, उन्होंने मुख्य सचिव से बोला है, मुख्यमंत्री तक ये बात कही कि तब से नीचे के स्तर पर हमारा काम करना आसान हो गया। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चे का दाखला नहीं हो रहा, या दाखला हो गया है तो उसका स्कूल प्रवेश नहीं ले रहा, कहां जाएगा वो? कमीशन के पास आता है। उसे उम्मीद है कि और कहीं से कोई आशा नहीं है। ऐसे न जाने कितने केसेस, और उन केसेस की जानकारी डीएम को देना और डीएम के द्वारा बीएसए से लेना और दाखला करा के आयोग को 3 दिन में बताना। 1 सप्ताह, 5 दिन और 3 दिन लौटकर जवाब आया है कि बच्चे का दाखला हो गया है। हम नहीं जानते कि इस वार्ड में आता है कि नहीं आता। Then he is already admitted. It is his duty of the school just to go for admission. ये नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी और दमदारी के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मॉनिटर करने का काम हमारा है, पॉक्सो को मॉनिटर करने का काम हमारा है, बाल पुष्टाहार इसके अधिनियम को पॉक्सो मॉनिटर करने का काम हमारा है। ये मॉनिटर आप कितनी ईमानदारी, कितनी गंभीरता के साथ करते हैं, ये आपकी शैली पर निर्भर करता है। तो आपको मौका देता है, कमीशन आपको मौका देता है इस बात का कि आप, तो हम अभी रिसर्च कराएं, ट्रेनिंग कराएं, इसके मुकाबले जूझ रहे हैं कि किस प्रकार से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और उनको चलाने वाले लोगों के बीच में आपस में तालमेल बने। ये बनवाने में हम कामयाब रहे हैं पिछले, आप कहीं पूछ के देख लीजिए। न केवल बैठक करते हैं, न केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं, न केवल निरीक्षण करते हैं, बल्कि जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, उन घटनाओं के प्रति जो एक्शन हुआ है उस एक्शन का परिणाम क्या रहा उसको मॉनिटर करने का काम हम करते हैं। 2-3 प्रैक्टिसेस और बताऊंगा आपको अभी। 2 एसओपी, एक एसओपी स्ट्रीट चिल्ड्रन को लगभग हमारी सेव द चिल्ड्रन के कोलैबोरेशन में लगभग तैयार है, क्योंकि स्ट्रीट चिल्ड्रन के पास, हमारे पास अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम सड़क के बच्चों को लाकर कहीं पर स्थापित कर दें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लगभग 18 अक्टूबर को हम लोगों ने जब आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण शुरू किया, तो आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विषय में कितनी आलोचनाएं हैं कि पुष्टाहार मिलता नहीं, बच्चों को नहीं मिलता, बाजार में बिकता है, इधर होता है, इधर होता है। ये आलोचना लंबे समय से चल रही।
मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब बातें हैं, लेकिन हमने प्रोजेक्ट क्या हो इस बात को लेके चर्चा की। प्रोजेक्ट बनाया, मंत्रालय को दिया कि साहब यूनिसेफ के पास क्षेत्रों का डाटा है कि किस क्षेत्र में कितने चाइल्ड लेबर हैं, कितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, कितने बाल भिक्षु हैं, और उसी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र भी। इसलिए आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो प्री प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी बहुत तेजी से चर्चा है। ये प्रोजेक्ट हमारा, अर्थात जो क्षेत्र का आंगनवाड़ी केंद्र है उसी क्षेत्र के चाइल्ड लेबर, उसी क्षेत्र के बाल भिक्षु को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाना और उन्हीं कार्यकर्ती। नई शिक्षा नीति में भी यह बात आई है, आपने देखा होगा, जो 5+3+3 जो 2 साल की बात आई है आंगनवाड़ी केंद्रों पर ले जाना। ये बात तो अब आई है बाद में, हमने तो इसको लागू कर, हमारा तो जियो बन गया इस पर। उन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाना, पोषाहार देना, इसके साथ में जो प्राथमिक का ब्रिज कोर्स है वो पढ़वाना उन्हीं शिक्षिकाओं से, उन्हीं कार्यकर्तियों से, और उनको शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाना। कैसे मुख्य धारा से जुड़े, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने की तैयारी में है। इससे ये होगा कि अभी तक हम जवाब नहीं दे पा रहे थे समाज को कि हम उन बच्चों को रखे कहां। ऐसे जिनके परिवार है चाइल्ड लेबर के, ऐसे जो बच्चे भीख मांगते हैं, इनके भी परिवार हैं। बाल श्रम को लेके हमारा एक और अभी जियो आ गया है, 12 जून, बाल श्रम निरोधक अधिनियम। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर एक जियो निकाला है, बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, बच्चे श्रम करने को तैयार हैं, माँ बाप बच्चों के दिव्यांग हैं या उनकी कोई भूमि नहीं है, ऐसे लड़कों को 1000 रुपए महीना, लड़कियों को 1200 रुपए महीना दिया जाएगा पढ़ने के लिए। माँ बाप काम नहीं कराएंगे, इनसे पढ़ने के लिए भेजेंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, आदेश चले गए श्रम विभाग को, और श्रम विभाग को हम एक्टिव करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में श्रम विभाग सबसे निष्क्रिय विभाग है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, चाहे जहां रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि आउटपुट मुझे शून्य दिखाई देता है। पूरे साल में 4 रेस्क्यू किए, कहीं 10 रेस्क्यू किए, जिसमें से 4 हैजार्डर्स के थे, 4 सामान्य कारोबार के थे। क्या हुआ भाई उनका? कुछ नहीं, नो रेस्पॉन्स। तो जिस विभाग की जिम्मेदारी है, उस विभाग के द्वारा उस चाइल्ड लेबर का कोई पता ही नहीं है, और बच्चे काम कर रहे हैं आज भी। क्योंकि बच्चों से बढ़िया, बच्चों की उंगली कितनी सॉफ्ट होती है, बच्चों का आंदोलन नहीं होता, बच्चों का कोई समूह नहीं है, काम कराने में क्या आपत्ति है बच्चों से। और बच्चों के प्रति आप देख रहे हैं हर एक का सद्भावना होती, अरे कर लें दो साहब। हम कभी सोशल मीडिया पे डालते हैं कि साहब आपने तो ऐसा कर दिया, बच्चों को नहीं काम करेंगे तो साहब ये चोरी करेंगे। तो काम करने में क्या हर्ज, इनका काम कर भी रहे तो। नट पर कलाबाजी 6 साल का बच्चा कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? लोग गाली देते हैं हमें इस बात को लेकर कि आपने छुड़वा दिया इसका नट का काम। हमने कहा अगर ये ऊपर से नट कला करता करता 6 साल का बच्चा गिर गया अगर, तो इनको तो आप पूछने भी नहीं आओगे। मैंने कई जिलों से इन नटों को हटवा दिया। इनका या तो इन बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो इस जनपद में आप आ नहीं पाएंगे किसी कीमत पर भी। हालांकि घुमंतु है, परेशानियां हैं, ये हम जानते हैं, मजबूरी भी है। हम उनको रोजगार देना चाहिए था, आर्थिक रूप से उनको कहीं पुनर्स्थापन करना चाहिए था। लेकिन कुछ कभी कभी बच्चों की तकलीफ, बच्चों को 20-20 मीटर, 15-15 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद नट से कला कराई जा रही है, बच्चा गिर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, बचपन का कोई पता नहीं है। महिलाओं की उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है चरित्र के आधार पर भी। तो ये कमीशन ने इसका संज्ञान लिया
और हम बहुत तेजी से, हालांकि हमारा स्टाफ बहुत कम है, हम नहीं कर पाए। 25-30 के स्टाफ में 6 और 7 लोगों से हम काम चला रहे हैं। क्योंकि मैं रात को 8-9 बजे तक बैठता हूँ, कई विभागों को मैंने भेजा, लेकिन उन्होंने कह दिया साहब तो अध्यक्ष जी 8-9 बजे तक रात को बैठते हैं, वहां कौन इतनी देर तक काम करेगा। मैंने कहा 5-5 दिन रहता भी तो नहीं हूं मैं ऑफिस में, फील्ड में भी तो रहता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो बहुत काम है, और ऑफिस कोशिश करता है उस काम को किसी प्रकार से डाउन करने की कोशिश करे। हम लोगों ने उठाने की कोशिश की, उसका लाभ ये हुआ है कि कोई आलोचना सामान्य तौर पर आयोग के विषय में नहीं मिलती, कि हमने संज्ञान नहीं लिया। रात को आधी रात भी पता चला है तो हमने फोन किया। अभी गोरखपुर की घटना थी, सब जगह छपी है। बिहार के अरनिया से 3 बसें कुछ ठेकेदार बच्चों को लेके चले। मेरे पास बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से फोन आया कि भाई साहब इस तरीके से ये समस्या है। तो मैंने कहा तुमने खबर दी किसी को? हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैंने सीधा गोरखपुर डीएम से बात की। इनमें गोरखपुर डीएम ने, क्योंकि मेरे पास बस नंबर आ गया था, बस के बच्चे आ गए थे, लगभग इतने हैं, लगभग ठेकेदार, उन्होंने टीम बनाई एसपी क्राइम के माध्यम से। उसमें चाइल्ड लाइन भी थी, उसमें डीसीपीयू भी थी, और भी तमाम लोग थे, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक एएसटीयू भी थे, सामाजिक संस्थाएं भी थी। 18 बच्चों को रेस्क्यू किया गया रात के 2 बजे। 8 ठेकेदारों को पकड़ के बंद किया गया। उनकी काउंसलिंग चल रही है, उन बच्चों को माँ बाप को सौंपने के लिए बिहार के लिए कार्रवाई चल रही है, केवल एक फोन पर जिलाधिकारी ने। इसलिए कई जगह कमीशन, कई जगह पुलिस में स्थिति ये रही कि ये कहा गया कि साहब ये बच्ची के साथ उत्पीड़न होने पर उसको भगा दिया गया वहां से। अब चूंकि हम इतना फैल गए हैं तो कहीं ना कहीं कमीशन का नाम कोई बाल कल्याण आयोग, कोई कुछ वो कह देता है कि, तो कई जगह से उसने लिख के आया कि साहब आप नहीं अगर करोगे, हमारी बात सुनोगे, तो हम फिर कमीशन से कह देंगे। क्योंकि हर थाने में रिपोर्ट्स बहुत जा रही हैं, हर एसएसपी के पास रिपोर्ट्स बहुत जा रही हैं इंक्वायरी के लिए। तो अब लोग इतना जान गए हैं कि थोड़ा इफेक्टिव काम होगा तो इनकी सुनवाई हो जाती है। तो कई जगह हम लोग के नाम से ही रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, कई जगह वहां चर्चा हुई है इस बात को लेकर कि हाँ भाई कमीशन पर अगर चला गया तो बड़ी इंक्वायरी अधिकारियों के माध्यम से होंगी, और फिर दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है अगर उत्पीड़न की रिपोर्ट लिखवाने आया है तो निश्चित ही फिर, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमने ये काम किया है, उसको लेके कि हम कैसे चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। एक और 2-3 अच्छी प्रैक्टिसेस मैं अभी बताता हूं आपको, और 2-3 प्रैक्टिस मैं बताता हूं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ बात फिर सवाल जवाब के माध्यम से भी आएगी। चैलेंजेस के ऊपर भी थोड़ा कुछ बात रखिएगा। जी। खास करके CWC अध्यक्ष और सदस्यों के बीच समन्वय के ऊपर अगर आप कुछ रखना चाहें तो इस प्लेटफॉर्म के लिए उचित रहेगा। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप भी इसको फेस कर रहे हो, मैंने भी कई साल फेस किया है इस बात को लेके। सर, इस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं और जिस तरीके से सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में जरूरी नहीं है कि आपको सभी बच्चे वो सब आपको मिल जाएं, वो सभी अधिकारी पदाधिकारी मिल जाएं जो चाइल्ड सेंसिटिव हो और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए काम कर सके। लेकिन अच्छे भी हैं, खराब भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा यह है कि बाल कल्याण समिति के सदस्यों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उनके सामने बड़ी चुनौती है कि उनको स्वीकार कैसे करें। उनको कोर्ट स्वीकार करने में भी परेशानी है। मैं 2010 में जब बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बना, तब वहां आपके मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी जनजातियां थी, मैं नाम भूल गया, कि वो जनजाति बच्चों को बढ़िया कपड़े पहनाकर शादियों के मंडप से चोरी कराती थी। थाना पचौर करके है मध्य प्रदेश में, राजखेड़ी गुलखेड़ी थाना पचौर, मेरे पास आज भी लिखा हुआ भाई, अधिकांश देश में वहीं के लोग मिलते थे।
आप समझिए कि उनको छुड़ाने के लिए मुरादाबाद में मेरठ से वकील आते थे और वकील वर्दी पहन पहनकर मुरादाबाद के बच्चे, मुरादाबाद में चोरी की बच्चों ने और आते थे वो मेरठ से। तो ये बात बहुत दिन बाद समझ में आई कि मैंने कहा इसकी हुआ क्या कि उन बच्चों को पकड़ के मैंने बाल गृह में बंद करा दिया। 6, 7, 8 साल के थे बच्चे, करा दिया तो हायतोबा मची। हायतोबा क्या, उनके तो जो तमाम गहरे गहरे संबंध लोगों से थे वो तमाम छुड़ाने के लिए आने लगे। अब वहां से जब आने लगे तो मेरठ से जब वकील वर्दी पहन कर आए तो मैंने धक्के देकर पुलिस से बाहर निकलवाया। मैंने कहा भाई यहाँ काम वकीलों का नहीं होता। हमारी जो बाल कल्याण समिति है, जो हमारी जो पीठ है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है, ये बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट सादे कपड़ों में पहनकर काम करती है। यहाँ पुलिस की भी हिम्मत नहीं है कि हथकड़ी लगा के किसी बच्चे को लाए या फिर यहाँ वर्दी में भी ले आए। काफी झगड़ा रहा, संघर्ष रहा, तनाव हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि 2-4 महीने में उनका आना सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर था, इसलिए था क्योंकि मैं पुलिस में बड़े बड़े अधिकारियों को पढ़ाता था। ये सामान्य बाल कल्याण समिति के अंतर्गत उसकी सुनवाई हो, ठीक से सुनवाई हो। अब ढांचा हालांकि बन गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो इनको ढांचा भी नहीं दिया गया। इनके पास कंप्यूटर नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, इनके पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दूसरा ये था कि जो डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है वो इनको समझता था कि कोई वॉचडॉग बैठा दिया गया है, क्योंकि कारण ये है कि अटेंडेंस भी उसी को लगानी होती थी और अटेंडेंस के साथ में उसको मानदेय भी उसी को देना पड़ता था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भी वही देता। तो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है वो डीपीओ से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमेशा ऑफिस इसको कैप्चर करता रहा। अभी भी उस ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाए लोगों ने, तमाम प्रकार के समझौते कर रखे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी किसी से समझौता नहीं किया और मैंने कभी दबा नहीं। और जब मैं स्थिति में था उस समय मैंने पूरे जिले में जनवाने की कोशिश करी कि बाल कल्याण समिति बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के आधार पर इसको अधिक, उस समय तो केवल हाईकोर्ट में, क्योंकि 2010 वाला 2000 वाला कानून उस समय काम कर रहा था। 2015 तो बाद में आया। तो उस समय तो जिलाधिकारी को सुनवाई का अधिकार नहीं था, सीधे हाईकोर्ट जाते थे लोग इसको लेके। बाद में तो फिर अधिकारी को सुनवाई का, जिलाधिकारी को सुनवाई का अधिकार मिल गया। तो हमारे सामने बाल कल्याण समिति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जेजे एक्ट को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैनल को विकसित करे। वो पैनल विकसित नहीं हुआ, ना उसमें वकीलों का पैनल है, ना मनोवैज्ञानिकों का पैनल है। जो आपकी डीसीपीयू है वो किस प्रकार के कार्यकर्ता हैं आप ये जानते हैं कि उनसे बहुत, ना हमारे पास सोशल बढ़िया काउंसलर हैं, ना हमारे पास डीसीपीयू जाती है भाई एक पेज पर लिख के जरा सी काउंसलिंग करके घर पे ले आती है, ना उसको रिहेबिलिटेशन करने के लिए बच्चे के लिए। तो ये तमाम प्रकार की, तो हम अभी उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स का नहीं खड़े कर पाए। हाँ, मैंने ये काम किया है कि जो अपने डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड मनोविज्ञान के प्रोफेसर, लॉ के प्रोफेसर हैं, जिनको अच्छी पेंशन मिलती है, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल नाम उनको अगर चाहिए तो उनके पैनल को आप बना सकते हैं, उस पैनल के आधार पर काम कर सकते हैं। एक चुनौती और है हमारे सामने फॉस्टर केयर को लेकर। कारण यह है कि जिस प्रकार से संबंध विकसित हो रहे हैं और समाज का डिसऑर्डर खत्म हो रहा है, उसी प्रकार से इलीगल चाइल्ड्स के झाड़ियों में फेंकने की परंपरा भी बढ़ी है पहले के मुकाबले। आप देख रहे हैं ऐसे बच्चों को कहां रखा जाए, हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फॉस्टर केयर मानकर किसी परिवार को देते हैं तो उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, और जब उसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ती है तो उस बच्चे को आप वापस कैसे करें। मान लिया आपका बाल गृह, बालिका गृह यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर है, इमीडिएट आपने फॉस्टर केयर बना और फॉस्टर केयर को दे दिया। तो ऐसे केसेस हो आए हैं कि भाई जिस परिवार में बच्चा पल रहा है, देखने का अच्छा है, 6 महीने 2-4-6 महीने उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी हैं, उस बच्चे को वापस लेने में बड़े भारी संघर्ष और आंदोलन जैसे हो गए हैं। मोहल्ले के, इलाके के लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं और खड़े होने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। तो फॉस्टर केयर को लेके जिस प्रकार से जेजे एक्ट में व्यवस्था है, हम नहीं कर पाए उतना। और फॉस्टर केयर अगर हम करते हैं तो हमारे साथ भावनाएं ऐसी जुड़ती हैं कि बच्चे को वापस करना मुश्किल हो जाता है। एक बात और जो चुनौती हमारे सामने है, वो चुनौती है बच्चे के एडॉप्शन की। अब आप जानते हैं कारा की वेबसाइट बन गई है, सभी चीजें वेबसाइट के आधार पर, लेकिन वेबसाइट में क्या घालमेल हो रहा है इसका अंदाजा आपको है क्या? अभी जो खबरें आई हैं वो खबरें ये आई हैं कि जो बच्चे यहां से विदेश गए हैं उन बच्चों का शोषण प्रारंभ हो गया है।
हम लालच में 30,000 रुपए या वो $5,000 देते हैं, तो उस लालच में हम 5-30 यानी कम से कम 3-4 लाख के लालच में हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि विदेश में चला जाए तो अच्छा है। लेकिन आपको पता है कि जो कारा की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक निश्चित मानसिकता के लोग हैं, और निश्चित मानसिकता के लोग होने के नाते एक निश्चित प्रकार के देश में वो बच्चे जा रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये अध्ययन बता रहे हैं, जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं। जिनको बच्चा दिलवाना होता है उसी तरीके की वेबसाइट खुलती है, बाकी बंद हो जाती है। हमारा आज की तारीख में कम से कम 3 और 4 हजार वेटिंग है बच्चों की, और बाहर विदेश में बच्चे जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा, इस पर काम शुरू हो गया है, ये मंत्रालय तक बात जाएगी, बहुत दूर तक चली है। इस पर कई हम लोगों ने चर्चा कर ली है, कई बार बैठ के हमारी हो चुकी हैं ऊंचे बड़े लेवल पर। अडॉप्शन की बड़ी प्रॉब्लम, आम आदमी को अडॉप्शन के लिए बच्चा नहीं मिल पा रहा, लेकिन विदेश में बच्चे जा रहे हैं और 3-4 हजार की वेटिंग है, आसानी से नहीं मिल रहा। साल 1.5 साल बाद जिनको बच्चा चाहिए वो बच्चा नहीं मिल पा रहा। बच्चा जो झाड़ियों से आता है, कहीं सड़क से आता है, हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसको हमें बाल गृह में सरकारी में ले जाना ही ले जाना हर कीमत पर। और जब हमें ले जाना है तो वो कारा की वेबसाइट पर चढ़ेगा, और चढ़ने के बाद फिर वो वेटिंग में आ जाएगा, और वेटिंग के आधार पर चीजें चली जाएंगी। तो ये CWC की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ओरिएंटेशन अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिलाधिकारी के साथ रेगुलर बैठ के होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें संज्ञान में वहां तक नहीं आ पाती। और कई बार कहीं तो बाल कल्याण समिति है नहीं, कहीं है तो कहीं कम है, कहीं दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया, कहीं चाइल्ड लाइन नहीं है, कहीं रेलवे चाइल्ड लाइन नहीं है, कहीं पुलिस अपने आप ही मनमानी से काम कर रही है कि साहब बच्चे को GRP से लिया और दबाव पड़ा, हाथों हाथ उसने छोड़ दिया, हमने कई कार्रवाई कराई। इसका मतलब कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन अभी भी नहीं है बहुत सी जगहों पर। हमने कई जगह कार्रवाई कराई। जिस पिछले दिनों जब मैं था तो उसमें GRP ने कई बच्चे ऐसे दे दिए, और वो चूंकि वहां लोकल के सपा विधायकों से चूंकि वो गाइडेड थे, और गाइडेड होने के नाते लोकल लेवल पर बच्चे दे दिए, तो मैंने बड़ी कार्रवाई कराई थी वहां, SP तक के लिए मैंने ऊपर लिख दिया था, वहां बड़ी कार्रवाई हुई। फिर ये तय हुआ कि अब जिम्मेदारी केवल ये है कि चाइल्ड लाइन को बच्चे दोगे, चाइल्ड लाइन फिर अपने पास रखेगी, 24 घंटे में प्रस्तुत करेगी, और प्रस्तुत करने के बाद बच्चा फिर उसी प्रकार से बाल गृह में जाएगा। तो हमें रेगुलर ओरिएंटेशन की जरूरत है। जो हमारा निपसेट वगैरह बना है, ये संस्था भी उतनी बढ़िया काम नहीं कर रही। सिलेक्शन के बाद कितनी बार ओरिएंटेशन हुआ बताइए? हमारा प्रॉब्लम तो हमारी रोज आती है, लेकिन कितना हमारा उन्मुखीकरण का हुआ हमारा? हम एक महीने में, एक साल में, या 6 महीने में कितनी बार हम अपना उन्मुखीकरण करते हैं? कितना हमारा कोलैबोरेशन? अब जाके थोड़ी बैठ के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की होनी शुरू हुई है। जब से हम कमीशन ने चिट्ठियां लिखी हैं बराबर, हम खुद गए हैं व्यक्तिगत तौर पर, तब से थोड़ी कोशिश हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी गोरखपुर से मेरे पास खबरें आई हैं कि साहब पुलिस काबू नहीं दे रही, बच्चों को अपने आप ही छोड़ रही। इतना होने के बावजूद भी गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का गृह प्लेस है, गृह स्थिति, ये वहां की बात बता रहा हूं मैं ऐसी चीज। तो मेरा तात्पर्य है कि चुनौती है तो समाधान भी है, लेकिन चुनौतियां तब बनती हैं जब हम डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो डिसीजन लेवल पर हम लोगों को JJ एक्ट का पहरेदार बनना है, और पहरेदारी के अंतर्गत हमें अपनी धमक उस कानून के अंतर्गत, कानून से बाहर जाके नहीं करनी, कानून के अंदर ही रहकर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस ढांचे को मेंटेन करने में बाकी लोग भी अब भरोसा, CWC का भरोसा बढ़ा है पहले के मुकाबले, ये आप मान रहे हैं। लेकिन बच्चों के अलावा परिवार के झगड़े आने शुरू हो गए, बच्चों से नहीं मिलने दे रहा, इसके झगड़े शुरू हो गए, परिवार में बच्चों को मारा जा रहा है, इसके झगड़े शुरू हो गए। अब तमाम प्रकार की चुनौतियां ये भी आपके सामने है। केवल वही चुनौती नहीं है कि बच्चा कहीं से आएगा या इधर से आया है या केवल खोया पाया के आधार पर है। अब परिवारों में रहने वाले बच्चों के साथ जो भी समस्याएं हैं उनको लेके भी बाल कल्याण समिति पर लोड बढ़ रहा है। हमें उन चुनौतियों के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है, एक्सपर्ट पैनल बनाना है कि हमें सामान्य जिंदगी में जिस परिवार को बच्चे में समायोजन होना चाहिए था, वो लोड बाल कल्याण समिति पर आ गया है सारा का सारा। हमसे मिलने नहीं दे रहे, पिता मिलने नहीं दे रहा, पिता माता से हम मिलने नहीं दे रहे, माता ने बहुत मारा है, सास ने बहुत मारा है बच्चे को। ये तमाम प्रकार की जो रूटीन की समस्याएं हैं वो आपके पास आने लगी। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी अपने आप को फेस करने के लिए तैयार रहना है। और जरूर कहीं ना कहीं कानून हमारा सबसे बड़ा रखवाला है। कानून के अंतर्गत हम काम करेंगे तो हमारा बचाव होगा और संरक्षण भी होगा, और उसके बाहर जाकर काम करेंगे तो फिर हमारी शाख भी खराब होगी और हमारे सामने चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मैं कतरा होके तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। वाह। तो बाल कल्याण समितियां अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन समस्याएं समुद्र की तरह विशाल हैं। एक दो प्रयासों से इसमें बहुत कुछ हो पाना संभव नहीं है। समेकित प्रयास की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से अगर आयोग के आप जैसे अध्यक्ष हो तो निश्चित रूप से उस प्रदेश में समितियों की और बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत अच्छी बातें कही जा सकती हैं। एक जो बात कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की कही, ये सभी जगह लगभग कॉमन है, तो चलता रहता है ये सब चीजें। तो आपने समय दिया। अब हम एक दो घोषणाएं करनी है, उसके बाद अपने सम्माननीय वक्ताओं से कुछ प्रश्न लेंगे, उसके ऊपर जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय खेमरिया जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय खेमरिया, नमस्कार। आप अपना माइक और सीसीएफ में जो मीडिया विभाग है इंचार्ज है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम की घोषणा करें कि कौन कौन से लोग हैं जो मीडिया का काम देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे साथ में अभी बैतूल से विशाल बत्रा जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आवाज आ रही है मेरी? विशाल बत्रा जी, आ रही है, आवाज आ रही है। कृपया अपना वो खोल लें। तो सबको नमस्कार। आप विशाल बत्रा जी हैं और बैतूल जिले में हमारे सहयोगी रहेंगे मीडिया के लिए, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, जनादेश में भी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इनका जो खबर मंत्री पोर्टल है वो मध्य प्रदेश के टॉप 10 खबरिया पोर्टलों में से एक है, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। दूसरा, विभा बसु तिवारी दैनिक भास्कर ग्वालियर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आवाज मिल रही है मेरी? विभा बसु तिवारी दैनिक भास्कर ग्वालियर से हमारी टीम में रहेंगे। जी तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं अभी। अनिल शर्मा जी हैं हमारे बीच, भिंड से, स्वदेश के बहुत पुराने पत्रकार हैं। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार आपका। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार। अब आगे आप इस चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन में आपकी सेवाएं हम मीडिया विभाग में लेते रहेंगे। हमारे बीच में मोहन दत्त शर्मा श्योपुर से जुड़े हुए हैं। मोहन जी, आवाज मिल रही है? मिल रही है। आपका स्वागत है सीसीएफ फाउंडेशन में। धन्यवाद। आशा करेंगे आप हमारा पूरा सहयोग करते रहेंगे। विश्व पुरोहित इंदौर से, पुरोहित जी इंदौर से जुड़े हुए हैं। आवाज मिल रही है पुरोहित जी? पुरोहित जी इंदौर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, वो भी हमारे लिए मीडिया में इंदौर में काम करेंगे। अरविंद शर्मा गुना से काम करेंगे। अरविंद जी, आवाज मिल रही? इस समय नई दुनिया के वहाँ ब्यूरो चीफ हैं, और जो प्रमुख समाचार एजेंसी है एक्सप्रेस न्यूज मीडिया EMS की ओर से हमारे बीच में सुमेश बागमारे हमारे बीच जुड़े हुए हैं। वो भी भोपाल से हमारे लिए मीडिया का काम करेंगे। तो फिलहाल ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा छतरपुर से धीरज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ रहेंगे। मुरैना से राकेश तिवारी जी से बात हो गई है, वो आज जुड़ नहीं पाए। जबलपुर से भी रिछारिया जी, जितेंद्र रिछारिया भी जुड़े हुए थे, अभी उस समय दिख नहीं रहे। तो जबलपुर में हमारे मीडिया का काम जितेंद्र रिछारिया जी करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे ये 8 लोग जो हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मीडिया के अलग अलग इलाकों में हमारी सीसीएफ टीम से जुड़ेंगे, और आगे आदरणीय अध्यक्ष जी और सचिव महोदय आपके मार्गदर्शन में काम करने का प्रयास करेंगे। निवेदिता सक्सेना भी है झाबुआ से हमारे साथ। जी, निवेदिता सक्सेना जी हैं, वो भी चूंकि अखबार में नियमित रूप से लिखती रहती हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी, तो वो भी हमारी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। क्षमा करें मेरे पास। ऐसे ही कुछ और विषय है। हमारी एक लीगल सेल है जिसके बारे में हम अगले सप्ताह घोषणा करेंगे, और आप यकीन मानिए उसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वकील से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील तक जुड़ने वाले हैं।
और वैसी टीम हम डिसाइड करने वाले हैं अगले हफ्ते। एक आप सभी से अनुरोध है कि इस बार का कार्यक्रम हमने YouTube और Facebook पर भी लाइव किया है, तो आप सभी लोग उन चैनलों पे जाकर के उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को लाभ हो सके। अब मैं प्रश्न उत्तर पे आता हूँ। राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल सर, राहुल सिंह जी सर, आवाज आ रही है आपको? राहुल सिंह जी अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर, आपसे प्रश्न है। श्यामल राव जी हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं। उनका प्रश्न है कि संस्था में नियुक्त कर्मचारियों की सूची, योग्यता, वेतन, बजट आदि की जानकारी मांगने पर संस्था अक्सर धारा 74 का हवाला दे करके जानकारी देने से मना कर देती है, जबकि धारा 74 सिर्फ मीडिया के लिए है। तो क्या ये उचित है? इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है? धारा 74 में क्या लिखा हुआ है? धारा 74 में बालकों का पहचान प्रकट करना लिखा हुआ है, जो कि मीडिया के लिए है, ना कि किसी जी। हाँ, तो बिल्कुल वो जानकारी दी जा सकती है उसमें। और अगर देखिए, इसमें संस्था को अगर कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त हो रहा है, कोई भी, चाहे वो मैंने जैसा आपको बताया, अगर वो प्राइवेट संस्था है और मध्य प्रदेश के सूचना अधिकार नियम की बात करें तो यहाँ पर सब्सटेंशियली फाइनेंस को परिभाषित किया गया है। अगर शासन का उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 रुपए का भी कोई अनुदान अगर रहता है उसमें, या फिर शासन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई कंट्रोल उस संस्था के ऊपर होता है, तो वैसी इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर RTI एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा और वो इंफॉर्मेशन फिर उनको देनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, उसमें डॉक्टर साहब 8D का उपयोग किया गया है, 8D के अंतर्गत नहीं दी जा सकता है, उनका कहना है ये। 81J किया है या 81 में क्या, कौन सा? 81 तो 81 में ढेर सारी धाराएं हैं। 8D का उपयोग किया है। हाँ, तो देखिए, अब 81D जो है, हाँ यस, आप कह रहे हैं कि 81D में किया गया है, तो उन्होंने आपको कुछ आधार, उन्होंने आपको कुछ बताया कि ये 81D में क्या है आता है? 81D इसमें प्रभावी कैसे होगा? 81D जो है कमर्शियल कॉन्फिडेंस और ट्रेड सीक्रेट को लेकर के, ट्रेड सीक्रेट जहां पर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, किसी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को नुकसान पहुंचता हो, वहां पर 81D प्रभावी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि संस्था की, अगर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो किस लिए मांगी थी? आपने, श्यामलाल राव जी, ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी आपने किस लिए मांगी? इससे कहा था कि उनको जो इतने वर्षों में जो फाइनेंस जो मिला है, पैसा मिला है, उसके बिल वाउचर ही मांगे गए हैं। और ये जो संस्था है, इसको शासन से अनुदान प्राप्त होता है? आपकी मदद मिल रही है उन्हें, और उसके तहत में उनका जो 28 लाख रुपए मिला है। बिल्कुल। तो ये देखिए, अगर आप तो 28 लाख बता रहे हैं और ये तमाम बता रहे हैं, हम तो 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं। अगर 50,000 रुपए का भी कोई अगर वहां पर अनुदान मिलता है शासन का, तो वो उस पर RTI एक्ट प्रभावी हो जाता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि उसमें जिस तरह से संस्था काम कर रही है, क्या उन्होंने पैसे का सदुपयोग किया, नहीं किया, और ये जो जानकारी है सामने आना जो है एक लोकहित की बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इसी आधार पर देने के इसमें ऑर्डर होने चाहिए। 81D का इन्होंने गलत उपयोग किया हुआ है यहाँ पर। 81D कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए होता है। अगर किसी का ट्रेड प्रभावित हो रहा हो, किसी का बिजनेस प्रभावित हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आने से ट्रेड सीक्रेट जा रहा हो, पेटेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उस पर 81D प्रभावी होता है। इस तरह के जो प्रकरण आते हैं उनमें 81D प्रभावी होता है। लेकिन ये जो मैटर आपने बताया है उसमें यहाँ पे ये प्रभावी नहीं होता 81D। ये विधि सम्मत नहीं जो भी निर्णय PIO ने दिया है। जी, अगला प्रश्न है सर। जी, ऐसा अक्सर देखा गया है, बाल कल्याण समितियों में संसाधनों की बहुत कमी होती है। एक ही सचिव होता है और बेंच में 5 सदस्य होते हैं। तो ऐसी जानकारियां पिछले 5 वर्षों में आपके द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों की संख्या, उनके रिहेबिलिटेशन की संख्या किस प्रकार की गई, इस तरह की विस्तृत जानकारियां अगर कहीं से मांगी जा रही हैं तो उसमें समिति क्या करे, अगर संसाधन ही नहीं है उनके पास? तो बिल्कुल सही प्रश्न है। और इसमें देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें कुछ फैसले लिए हुए हैं। गिरीश चंद्र रामचंद्र देश पांडे का एक प्रकरण है,
उसको आप नेट पर सर्च करेंगे, गिरीश चंद्र राम देशपांडे। और देशपांडे के इसमें प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी डोंट वांट अ सिनेरियो जहां पे 75% वर्कफोर्स जो है वो आरटीआई की इंफॉर्मेशन निकालने में लगी रहे और जो कार्यालय का काम हो वो विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा हो। तो हमें ये भी देखना होगा, एक बैलेंस देखना होगा कि इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि अगर इंफॉर्मेशन बहुत विस्तृत रूप में है और उसके कार्यालय के संसाधन अगर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो जो भी पीआईओ जो भी डिसीजन ले वो विधि सम्मत होना चाहिए, उसको क्लियरली क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें लिख करके दें। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो देखिए वहां पर जो अपीलकर्ता उनको बुला करके बताएं कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फाइलें हैं वो निकालनी पड़ेगी, आप हमें इंफॉर्मेशन देने से कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, बस सवाल इतना है कि आप अगर इस जानकारी को थोड़ा कम कर लें या फिर आप खुद फाइलों का पहले निरीक्षण कर लें, इंस्पेक्शन कर लें। धारा 2 में, आरटीआई की धारा 2 में फाइलों के निरीक्षण का प्रावधान है। फाइलों का निरीक्षण करके वो मार्क कर लेंगे कौन कौन सी जानकारी उनके काम की है, वो लिखित में फिर आवेदन देंगे कि ये जानकारी की कॉपीज मुझको दी जाए। तो धारा 2 के तहत वो उसमें इंस्पेक्शन करवा सकते हैं आप उनसे, और इंस्पेक्शन करवा के फिर चिन्हित जो कॉपीज है उनकी फोटोकॉपीज आप दे दें, तो उससे सूचना अधिकारी का भी काम कम हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन सर अगर न्यायालयीन प्रक्रिया की कॉपी दी जाएगी तो उससे बच्चे की पहचान, बच्चे की सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएगी। मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है, न्यायालयीन प्रक्रिया, अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपका ही फाउंडेशन है और कल आपके फाउंडेशन को लगता है कि यहाँ पर शासन में किसी स्तर पे कुछ गड़बड़ की गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में गड़बड़ की गई है और वो इन्फॉर्मेशन सामने आनी चाहिए, तो क्या ये आप चाहेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिले? मैं चाहता हूं कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एक वैलिड संस्था है और वो लोग आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एक उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा भी चाहिए जाती है तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको जैसे पहले बताया जेजे एक्ट जो है सेक्शन 21 और ये जो एक्ट है आरटीआई एक्ट, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं है, दोनों का जो एंड गोल है वो सेम है। यहाँ आप जो इंटेंट की बात करें तो इंटेंट जो है हमें इंटेंट देखना चाहिए कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं क्या वो छापने जा रहे हैं, वो छापना तो वैसे ही एक्ट में लिखा हुआ है और एक्ट है ना, उसमें अगर किसी ने छाप दिया उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर कोई पेपर में भी और न्यूज़पेपर में भी छपते रहते हैं या फिर कई जगह से आजकल टेलीविजन में काफी देखते हैं आपकी कई बार चेहरा दिखा देते हैं, वहां गलत होता है, तो उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करने की जरूरत भी है। लेकिन यहाँ पर नियम जो है वो पब्लिकेशन और इसको लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्थाएं जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको कहीं ना कहीं से कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है, इसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। जी अब हम एक दो प्रश्न है गुप्ता जी से डॉक्टर साहब, उसके बाद हम इस सत्र को ओपन कर देंगे, जिसको भी प्रश्न पूछना होगा इशारा करेगा मुझे और मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। डॉक्टर गुप्ता आप सुन पा रहे हैं विशेष सर? हाँ बिल्कुल आ गया मैं। जी सर आपके प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है। जी देख रहा था मैं। जी धारा 105 किशोर न्याय निधि, हाँ इसकी आपके राज्य में क्या स्थिति है? इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है, या आपने किस प्रकार से इसमें काम करके पैसा दिलवाया है? देखिए अभी किशोर अभी हमने जो काम किया है बेसिकली वो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष पर हमारा बोझ है इस समय। आज की तारीख में बच्चियों पर जितने अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार के लिए पिछले दिनों लगभग 0 की स्थिति थी। जो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष था उसमें लगभग कहीं से कोई भी निधि, कोई भी सम्मान कोष तकरीबन नहीं जाता था। जी पहली बात तो ये था कि जो पीड़ित परिवार थे उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसके यहाँ तो अपने आप पीड़न इतना हो गया है उसको कि उसे यही पता नहीं कि पैसे की भी कोई भूमिका है। कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस हुआ उसमें मुख्यमंत्री के फंड से पैसे चले गए, जैसे लखीमपुर में आपने देखा पिछले दिनों हाई प्रोफाइल बना, या और ऐसे तमाम केस बने। जहां तक इस निधि का सवाल है, इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इस सेंस में कि उसमें थोड़ी औपचारिकताएं थोड़ी टिपिकल है, क्योंकि उसमें पुलिस हो गया,
उसमें बाल कल्याण समिति भी हो गई, अगर उसमें जे बोर्ड भी हो गया, उसमें प्रोवेशन विभाग भी हो गया, उसमें पुलिस भी है, उसमें तमाम चीजें। कारण यह है कि जब तक किसी बच्ची के साथ उत्पीड़न हुआ है, FIR दर्ज हो, पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज हो, दर्ज होने के बाद में वो FIR मिले, विवेचना के अंतर्गत ये उसके 164 में बयान हो, 376 लगे, और 376 की भी विभिन्न प्रकार की धाराएं अलग अलग तरीके से लगने, और ये सारी जानकारी फिर उस बच्ची के नाम से अकाउंट खोलना, और अकाउंट खोलने के बाद उसके पैसे की जो जनपदीय समिति है वो अप्रूवल, और अप्रूवल के बाद डायरेक्टर को जाना। जी सर। इसमें बाधाएं बहुत हैं अभी भी, और बाधाएं इस सेंस में हैं क्योंकि इसमें जब तक आप हैमरिंग नहीं करोगे तब तक कोई इस पर काम करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे जितनी आलोचना करते रहे इन विभागों की कि पैसा हमारा नहीं जाता, हमने काम किया है इस पर, और कहीं कहीं 376 5 और 6 की जगह 376 ए लगवाई है। अभी 3 केसेस में आपने देखा होगा, ब्रजघाट में किस्सा हुआ था अभी गढ़ में, जिसको अभी अमरोहा उसके जंगल से पकड़ा गया था अभी, और एक आपने देखा होगा वहां लखीमपुर में बड़ी घटना हुई थी, पता लगा कि वो उसका उत्पीड़न करके उसको मार दिया गया और आंखें उसकी फोड़ दी गई और ये सब कर दिया गया उसमें। तो इसमें 376 ए हम लोगों ने लगवाए, 10 लाख रुपए का फंड उसको तैयार कराया, 10 में से 4 लाख रुपए इमीडिएट ट्रांसफर हुआ। उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। निधि कोई भी एक ऐसा फंड है जिस फंड के विषय में जानना और उसकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सारे विभागों के बीच में तालमेल बैठाना, और कमीशन जैसी उसको संज्ञान लेकर नीचे के लेवल पर उतारना। जी, एक छोटा प्रश्न है जो आप बाद में जवाब दीजिएगा। जी, ऐसा देखने में आया है कि 3 साल ही कार्यकाल होता है और 2 साल समिति को समझने में निकल जाता है, तो क्या इसको बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है? लेकिन इसके पहले हमारे अध्यक्ष CCF के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं, और जैसे हमारी परंपरा है कि हमारे अतिथियों को धन्यवाद देना और इस प्रक्रिया को समेसन करना। और उसके पहले चैट बॉक्स में आप लोग देख रहे होंगे अपना YouTube चैनल, और उसके बारे में जानकारी भूपेश जी ने डाली हुई है, तो मेरा निवेदन है सब लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात रखें, और उसके बाद हम इस सत्र को ओपन करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी। मैं आदरणीय गुप्ता जी का बहुत बहुत तरह से धन्यवाद देता हूँ। मैं जब भी बात करता था तो अक्सर मैं ये कहता था कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी केस को लेकर के फैसले तक लेके जाना और उत्तर प्रदेश में FIR होना दोनों बराबर के काम हैं। और वास्तव में ये अभी बहुत लंबे समय से हम यही हो रहा था, लेकिन पिछले 4-5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में जो बदलाव आया है, कानून व्यवस्था को जो मॉनिटरिंग की है, और हम देखते हैं देश में एक नया अध्याय जोड़ा उत्तर प्रदेश ने। इसके लिए मैं आदरणीय विशेष जी को भी धन्यवाद दूंगा कि बच्चों के मामले में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। मैं कहूंगा विशेष जी के लिए 2 पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। तो वास्तव में बड़े कवि हैं, लेखक हैं विशेष जी, और एक संवेदनशील हृदय के व्यक्ति हैं। और अगर आप बच्चों के लिए काम करना है तो केवल संवेदना से ही काम किया जा सकता है। संवेदना इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है। तो मैं विशेष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने CCF के इस कार्यक्रम में आकर के हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाया। और हम सब लोग राहुल जी के बारे में तो जानते हैं कि देश के अंदर मीडिया के बीच में एक ऐसा स्थापित नाम है जिनके बारे में मुझे लगता है कि अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको नहीं जानता हो। तो एक बड़ी कहावत कहते हैं कि आप सूर्य को चिराग दिखाने जैसी गुस्ताखी कर रहे हैं, तो मैं ऐसी गुस्ताखी तो नहीं करता हूँ। किसी ने बोला है कि अगर बिना प्रयास के मिल जाता है तो विक्ट्री होता है, लेकिन जब कठिन संघर्ष के बाद मिलता है तो वह हिस्ट्री होता है। तो राहुल सिंह जी हिस्ट्री बनाने वाले लोग हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे छोटे से निवेदन पर बच्चों के इस महत्वपूर्ण कानून पर उन्होंने हम सबको जानकारी दी। आदरणीय राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
और मैं साथ साथ में हमारे जितने भी लोग इस कार्यक्रम में वर्चुअल में जुड़ते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वास्तव में मैं कहूँ कि इसकी सच्ची ताकत यही है कि यह बात आप तक पहुँचती है और आप सबके माध्यम से जो बच्चों के लिए एक अच्छा काम होता है, या मैं कहूँ किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जो परेशानी में है, उसको जो सहारा मिलता है, वही हमारा इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और पिछली बार हमने देखा था हमारे बीच में एक निपुण सक्सेना साहब जुड़े हुए थे और वो इतने प्रभावित इस कार्यक्रम से कि वो मुझे लगता है हमारे CCF के स्थायी कानूनी विषयों के संरक्षक के रूप में हम उनको देखते हैं। तो मैं मानता हूं कि जितने लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बाद में उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसी तरह से होती हैं कि हमारे परिवार के CCF परिवार को उतने संरक्षक बढ़ते जाते हैं। तो आज भी मैं दोनों संरक्षकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय कृपाशंकर जी, आगे की कार्यवाही को आप आगे बढ़ाइए। हमारे बीच अमित उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमित जी CWC संत कबीर नगर से हैं। आपका कुछ प्रश्न है सर, अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखिए। अमित जी जी, अमित उपाध्याय जी, आपका प्रश्न था कुछ जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कीजिए अमित जी। जी आवाज नहीं आ रही है शायद अमित जी की। और कोई प्रश्न किसी का? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर के दीक्षित, चेयरपर्सन ग्वालियर से हैं। जी सर बोलें। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न है आदरणीय राहुल सिंह जी से। मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, बोलिए। मेरा प्रश्न है आदरणीय राहुल सिंह जी से कि बाल कल्याण समिति में हर जिले में लोक सूचना अधिकारी का गठन नहीं किया गया है। हमें यही नहीं पता रहता है कि हमारा लोक सूचना अधिकारी कौन है, और उनके अगर कोई निर्णय होता भी है तो उनका अपीली अधिकारी भी कौन है। जैसे कि RTI एक्ट में प्रावधान है कि हर कार्यालय के बाहर ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिस पर ये स्पष्ट रूप से अंकित हो कि लोक सूचना अधिकारी कौन है और अपीली अधिकारी कौन है। तो ऐसा हमारे जिले ग्वालियर में नहीं हो रहा है। राहुल सर, राहुल जी सर जी, आपका माइक अनम्यूट नहीं है। राहुल जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं वापस अभी कनेक्ट हुआ हूँ, तो सवाल अगर कोई है तो प्लीज दोबारा। जी डॉक्टर साहब एक बार और पूछिए। जी, मैं ग्वालियर जिले से हूँ, डॉक्टर के दीक्षित। हर जिले में जैसे बाल कल्याण समिति है तो उसमें लोक सूचना अधिकारी कौन है ये स्पष्ट होना चाहिए, और बाल कल्याण समिति के लोक सूचना अधिकारी का अपीली अधिकारी कौन है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, जैसा कि इस एक्ट में प्रावधान है। तो हमारे कार्यालय के बाहर ऐसा कोई भी बोर्ड स्थापित नहीं है जिस पर यह स्पष्ट हो सके कि बाल कल्याण समिति का लोक सूचना अधिकारी कौन है और उनका अपीली अधिकारी कौन है। देखिए, इसमें जो व्यवस्था है वो स्पष्ट है। समय समय पर GAD को सूचना आयोग निर्देशित करता है कि जो नियम के तहत, जैसा आपने बताया कि बोर्ड रहता है, वो बोर्ड लगाने के लिए वो GAD से सर्कुलर इशू भी हुआ है। सभी संभागीय आयुक्त को ये सर्कुलर इशू किया जाता है कि अपने जो क्षेत्र में वहां पर जितने कार्यालय हो वहां पर PIO की स्पष्ट सूचना वहां पे रहनी चाहिए। और दूसरा, ये तो एक्ट में ही प्रावधान है। अगर आपको लगता है कि PIO के पास आपने मान लीजिए कोई आवेदन किया और PIO ने अगर आपके आवेदन की रिप्लाई करते समय नीचे अगर उन्होंने अपने अधिकारी का कॉन्टेक्ट नंबर या कॉन्टेक्ट का जो एड्रेस है वो सब नहीं लिखा, वो अगर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, तो ये धारा 783 अधिनियम की जो है वहां पर इसका उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि धारा 783 में लिखा हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी अपने प्रथम अपीली अधिकारी का वहां पर एड्रेस देंगे, कांटेक्ट देंगे कि अगर वो संतुष्ट नहीं है लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से तो वो अपीली अधिकारी को अप्रोच कर सकेंगे।
तो ये व्यवस्था तो लोक सूचना अधिकारी के ऊपर ही है, प्रभावी है, और वो अगर नहीं करते हैं तो ये यहाँ पर वो एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए उनको दंडित भी किया जाता है। जी एक अमित जी का प्रश्न, अमित जी अनम्यूट हो गए, अपना प्रश्न रखिए अमित जी। जी सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राहुल सर से मेरी एक क्वेश्चन है कि उन्होंने जो दृष्टांत बताए हैं, केसला बताया है केंद्रीय सूचना आयोग का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो बड़ी कृपा होगी अगर वो उसका साइटेशन बताने की कृपा करें तो हम लोग को बड़ा लाभ होगा। देखिए, मैंने जो मैंने बताया आपको, केंद्रीय सूचना आयोग का जो निर्णय था वो 2011 में फुल बेंच बनी थी। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट आप रुकिएगा। इसमें मिस्टर मनीष भटनागर वर्सेस GNCTD, इसमें ये मामला था, 2011 का मामला था जिसे मैंने बताया। मनीष भटनागर इसमें एप्लीकेंट है, रिस्पोंडेंट जो है RN मंगला है, SPIO है, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, JNCTD दिल्ली। तो इसमें यहाँ पर ये थे, फुल बेंच के बाद ये मामला कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया गया, और ये इंफॉर्मेशन का कंप्लायंस हुआ है, इंफॉर्मेशन दी गई है। जी हमारे साथ CWC बंका से जुड़े हुए हैं सर, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। जी, बिहार से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। जी सर। जी, हम डॉक्टर विनय कुमार सिंह, चेयरपर्सन CWC बांका, 2008 से 2015 तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बांका के रहे मेंबर, 15 से 20 ईस्वी तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के मेंबर रहे, उसके बाद पुनः CWC बांका का चेयरपर्सन हुए हैं। इस बार बिहार में जो हुई है चयन, इसका टेस्ट लेकर के, परीक्षा लेकर के हुआ है। इस बार अच्छे मेंबर चेयरमैन आए हैं, सौभाग्य की बात है। मेरा चयन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी हो चुका था, लेकिन हम जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रह चुके थे, इसलिए CWC का दायित्व हम संभालना अपना उचित समझे। और जहां तक अभी बात सुन रहे थे विशेष गुप्ता साहब सर का, हमको बड़ी खुशी हुई, वे भी CWC के अध्यक्ष पद सुशोभित करके राज्य आयोग के सदस्य बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। हम भी पहले कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे सर, अपना प्रश्न सोशलॉजी से MA करके बच्चों के हित को ध्यान में रख करके इस विभाग का शोभा हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न रखें, प्रश्न क्या है? हाँ जी हाँ, जैसे विशेष गुप्ता साहब ने कहा था एडॉप्शन और फोस्टर केयर के बारे में हम जानना चाहते हैं। अगर कोई बालिका 18 से कम उम्र की है, वह घर से भाग गई है, अपने माता पिता के साथ वो रहना नहीं चाहती है और वह शादी कर चुकी है, वो कहती है कि हम 18 वर्ष के बाद उसी जगह फिर हम चले जाएंगे। इस स्थिति में उस बच्ची का जो भी है संबंधी, उसको फोस्टर केयर के रूप में दिया जा सकता है या नहीं, यह मेरा प्रश्न है। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहुत टिपिकल केस है हमारे उत्तर प्रदेश में, ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं ऐसे। हमारी 20 फॉस्टर केयर, आप ये मानकर चले कि फॉस्टर केयर अंडर 10 हो सकता है, इसके बाद कोशिश हम करेंगे तो इसके बाद फिर हमें फैमिली को तलाश करनी पड़ेगी और वो हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे केसेस में हमें स्पष्ट तौर पर या तो हमारे पास नारी निकेतन महिला शरणालय है या हमारे पास बालिका गृह है। अंडर 18 जो भी है वो बालिका गृह जहां पर है, जहां बालिका गृह नहीं है वहां हमें रखना होता है नारी निकेतन में, महिला शरणालय में। इसलिए ऐसे बच्चों को जो मैच्योरिटी के कगार पर है, परिधि पर है, हम उनको फॉस्टर केयर में नहीं ले। फॉस्टर केयर का मतलब होता है ऐसी धात्र जो माँ जैसी कोई बच्चे को पालने के लिए कोई ऐसी धाय मिले जिस बच्चे का पालन पोषण हो सके, जिसको मातृत्व मिल सके, जिसको वात्सल्य मिल सके। लेकिन उसमें भी सवाल उठने लगे हैं अब कि किसी को अगर फॉस्टर केयर मानकर अगर देने की कोशिश करते हो तो वो फिर उसको अपना मानकर चलने लगता है। उनके साहब एडॉप्शन क्या होता है, हम पाल रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चा हमारे साथ खेलता है, हम इसके साथ हैं, सारे परिवार के इसके साथ मिलजुल गए हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है साहब, ये बच्चा अगर अनाथ है तो हमारे घर पर रह लेगा। लेकिन उसको क्या बताएंगे, ये सारी चीजें कारा की वेबसाइट पर आ गई और ये सरकार का हिस्सा है, कोई भी बच्चा अनाथ बच्चा नहीं है।
जो अनाथ है वो सरकार के पंजीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारे पास 4000 लोग ऐसे हैं जिसको हमें अभी बच्चों को अडॉप्ट कराना है। ऐसी बच्चियां जो घर से भाग गई हैं, परिवार जिनको नहीं रखना चाहता, हमारे पास केवल और केवल अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश तो सीधे तौर पर नारी निकेतन में ही जाएगा, और अगर उसके बावजूद भी अगर उसकी नैसर्गिक माँ अगर 18 साल की बात होगी तो जैसे कहेगी हम उसको वैसे ही भेजेंगे, लेकिन अंडर 18 में अगर उसकी नैसर्गिक माँ, नैसर्गिक पिता, कोई परिवार वाला अगर लेना चाहता है और उसकी मर्जी दोनों की है और कोर्ट भी चाहता है तो उस बच्ची को वहीं दिया जा सकता है, फॉस्टर केयर में नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद सर। विष्णु जी जुड़े हुए हमारे साथ, विष्णु बिरथारे जी, CWC अशोकनगर से कुछ पूछना चाहते हैं जी। विष्णु जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सिंह साहब से एक प्रश्न है जी। ITI के अंतर्गत निरीक्षण कर सकते हैं क्या किसी भी लोक हित में दस्तावेज का, और अगर निरीक्षण कर सकते हैं तो उसका क्या शुल्क निर्धारण है? देखिए, हर राज्य के अपने शुल्क की व्यवस्था रहती है। अनुमान जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ 50 रुपए प्रति घंटे का शुल्क है, और उसके प्रथम घंटे के बाद फिर 25 रुपए आधे घंटे का है। तो ये शुल्क रहता है। आप इसमें RTI जब आप देते हैं उसी समय आप लिख करके, उसी में धारा 7(1) में आप लिख करके दे सकते हैं कि मैं जो नस्ती है पूरी फाइल का फिजिकल निरीक्षण करना चाहता हूं, और निरीक्षण करके आप उस पे चिन्हित डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपीज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यवस्था ये रहेगी कि जब आप PIO के ऑफिस में जाएंगे, कार्यालय में जाएंगे, वहां निरीक्षण कराएंगे, और निरीक्षण के लिए आप उसको ऐसा करिए, उसमें हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि मुझे ये डेट दिया था, ये टाइम दिया था, जबकि मुझे उस दिन काम था इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो आप अपनी ओर से एक आवेदन बनाएंगे जिसमें 3 डेट और उसमें 3 समय आप लिख देंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में, और एक और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, इस तरह के 3 ऑप्शन आप देंगे लोक सूचना अधिकारी को कि इस वक्त मैं अवेलेबल हूँ, मुझे निरीक्षण के लिए आप समय दें, मैं आकर के निरीक्षण करना चाहता हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये और है सर कि हम जो बच्चों का बच्चों को लीगल फ्री करते हैं और वह एडॉप्शन में चला जाता है, उसके बाद उस बच्चे की जानकारी हम लोगों को नहीं रहती। दूसरा, उसके साथ शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी भी कोई फॉलोअप रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त नहीं होती। इंस्पेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, इंस्पेक्शन आप किसी थर्ड पार्टी के घर में तो इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी सरकार के इसमें संरक्षण में है तो वहां इंस्पेक्शन का प्रोविजन रहता है, वहां आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, वहां पे जाके रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। और वहां मेरा कहना है कि जी बताइए जी, आपकी आवाज चली गई। सर एक प्रश्न और आया है इसी बीच, क्या RTI से प्राप्त दस्तावेज कोर्ट में लगाए जा सकते हैं, और यदि लगाए जा सकते हैं तो क्या कोर्ट एज एविडेंस इसको मानता है? डॉक्टर साहब, RTI से जो भी प्राप्त दस्तावेज होते हैं वो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। और ऐसा ही यही नहीं, अगर आप डायरेक्ट अगर वेबसाइट से भी आप डाउनलोड करके लगाना चाहें उसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप वो सेल्फ अटेस्टेड है। और कोर्ट में जब भी आप कोई चीज प्रूव करते हैं तो ऑन ओथ एफिडेविट के रूप में ही आप प्रस्तुत करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही है, और अगर उसकी जवाबदारी भी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के ऊपर होती है। अगर गलत दस्तावेज है तो सजा भी उसी को मिलेगी। बिंदु भूषण ठाकुर जी, बाल कल्याण समिति मधुबनी से, आप अपना प्रश्न रखें क्योंकि हम समय बहुत क्रॉस कर चुके हैं। इनका विष्णु जी का मेरे ख्याल से इनका एक क्वेश्चन रहा सर मेरा निवेदन था सर कि हम बच्चों को CWC से लीगल फ्री करते हैं और फिर वो एडॉप्शन कमेटी में चली जाती है वो बच्चा, उसके बाद उस बच्चे की जानकारी नहीं मिल पाती हमारे लिए कि उसका फॉलो अप सही ढंग से हो रहा है, उसके साथ कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। जो इंस्पेक्शन कमेटी के पास जाती है उसके पास अगर उसके इंस्पेक्शन के कुछ प्रोविजन होते हैं, उसके तहत अगर कोई दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, वो दस्तावेज आप सारे दस्तावेज एक्सेस कर सकते हैं। बिंदु भूषण ठाकुर जी, आप प्रश्न करना चाह रहे हैं मधुबनी से। जी सर, ये मामला है, बच्ची झाड़ी में मिली थी तो उसे पड़ोसी वहाँ जो मिला तो वो रख लिया बच्चे को, तो काफी प्रयास किया गया बच्चा को लेने के लिए, पुलिस भी गई, लेकिन बावजूद 2 सप्ताह तकरीबन हो गया, बच्चा नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है सर? इसके लिए JJ एक्ट की जो धारा 80 है
इलीगल एडॉप्शन में आप सीधे पुलिस को ऑर्डर कर सकते हैं रेस्क्यू करने के लिए बच्चा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी, कराइए, बच्चे को रेस्क्यू कराइए, बच्चे को रेस्क्यू कराइए हर कीमत पर। हर कीमत पे आप सीधे पुलिस निरीक्षक को रेस्क्यू होगा, सरकारी संस्था में जाएगा हर कीमत पर। जी सर। एसपी से भी बात किए, एसपी भी प्रयास के लिए अभी तक 2 सप्ताह 2 बार प्रयास किया गया। प्रयास नहीं होता, उठा के लाइए घर पे, बंद कर दीजिए थाने में, बच्चे को वहां ले जाइए बाल गृह में। ऐसे काम नहीं होने चाहिए, कोर्ट का आदेश होता है वो। जी तभी तो फॉस्टर केयर को मना कर रहे थे हम लोग, यही तो कहानी है, और क्या कहानी है सारी। जी ठीक है, बहुत केसेस देखे गए हैं। जी अच्छा सर, अगले सप्ताह हम जिस भारत का कानून जिससे ड्रिवन होता है, हमारा संविधान, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कोई प्रश्न है जी? आप सीसीटीवी कैमरा नाम से कोई आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा कहाँ से है सर? आप बोलिए, अपनी बात रखिए, और ये आखिरी प्रश्न है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, डीपी राय। जी जी, लिंक मुझे बाद में मिला। मेरा एक प्रश्न है माननीय राहुल जी से। जी मेरा ये प्रश्न है कि सूचना अधिकार अधिनियम 1905 के अंतर्गत किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी के द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा करने के उपरांत घोषित की गई संपत्ति का ब्यौरा आरटीआई के अधिनियम इसके जानकारी मांगी जा सकती है क्या? और मांगी गई जानकारी क्या न्यायालय में हम दे सकते हैं? जब देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मैटर गया था, और इसमें जो इनकम टैक्स की डिटेल्स हैं उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन 81J के तहत, धारा 81J के तहत माना गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट में साथ में एक राइडर भी है उस ऑर्डर में। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लोकहित अगर दिखता है तो ही फिर ऐसी इंफॉर्मेशन देने के पक्ष में है। अदरवाइज तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, आप अगर कहीं भी लगाते हैं अगर किसी की भी इनकम टैक्स को प्राप्त करने के लिए, तो वहां वो मना कर देते हैं। जहां तक ये अधिकारियों की तरफ से जो अपनी एफिडेविट देने की बात आती है संपत्तियों को लेकर के, तो उसमें ये लोग सिविल सेवा नियम से बंधे हुए हैं। इनको ये एफिडेविट जमा करना रहता है, उसमें समय समय पर जीएडी इनको निर्देशित भी करता रहता है, क्योंकि इनके द्वारा एफिडेविट जमा नहीं किया जाता है। और अगर हम मध्य प्रदेश के इसकी बात करें तो बीच में मेरे सामने एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक नोटिफिकेशन आया था, उसको मुझे अभी और स्टडी करना है। उसमें लिखा हुआ था कि आरटीआई एक्ट के तहत ये इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। ये विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था। अब ये मुझे पता करना है इसमें, या अभी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, कमीशन में हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये इस तरह का कोई आदेश सर्कुलर, क्योंकि जीएडी की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर सामने नहीं आया था, लेकिन मंत्री के की ओर से ये जरूर ये स्टेटमेंट सामने आया था विधानसभा में। जी, कल्पना मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, एक आखिरी प्रश्न है उनका ले लेते हैं सर। कल्पना मित्तल जी। नमस्कार सर, मेरा नाम कल्पना मित्तल और मैं हरियाणा पलवल से हूँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर। सर मेरा एक प्रश्न है, अक्सर हमें सभी को ये परेशानी आती होगी, अक्सर जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर के हिसाब से लाए जाएं, उनके साथ दिक्कत आती है कि पुलिस आती है और वो कहती है कि नहीं जी, केवल हम जो कुछ भी करेंगे दर्ज अपने यहाँ करेंगे, आप सिर्फ बच्चा रेस्क्यू करके दे दीजिए। तो और ऐसे में हमें बड़ा दिक्कत ये आती है कि हम कैसे उस बच्चे को रेस्क्यू करें, क्योंकि जब वो पुलिस में अपना कोई भी जो पुलिस आई है किसी अदर स्टेट से, खासकर हमारे पास यूपी से, बिहार से और असम, इस एरिया से आते हैं बच्चे और वो घरों में नौकरी कर रही होती हैं बच्चियां, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है सर। तो इसके लिए मैं सर से जो बाल आयोग है उससे भी ये जानना चाहूंगी कि भाई किस तरीके से हम लोग आपस में तालमेल करें, एसपी को, दूसरे सबको ये जानकारी जरूर दी जाए कि वो कंसर्न जिस भी जिले में जा रहे हैं, स्टेट में जा रहे हैं, वहां भी अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराना जरूरी है सर। देखिए, तमाम अभी भी ऐसे सवाल है जो आपने पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मौजूद भी है और ज्वलंत भी है। ऐसे सवालों पर जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, जी सर, इसके लिए कोई ना कोई एक टास्क फोर्स होती है। अभी मैंने रेस्क्यू कराया, मैं उदाहरण दे दूं, अभी 8-10-15 दिन पुरानी बात है और काफी चर्चा गोरखपुर की रही थी, बड़े बड़े अखबारों में छपा था कि वो काफी, हाँ आपने पढ़ा होगा, वो सब मेरा ही बाल आयोग के पास कहा था। मैंने डीएम साहब से बात की, डीएम साहब ने पूरी एसपी कराई, वर्मा जी और तमाम कई संस्थाओं को लेकर समिति बनाई, रात को लगभग 12-1 बजे के लगभग रेस्क्यू कराए थे। वो बच्चे धीरे धीरे उनके माँ बाप को सौंपने की बात है
और बाकी जो 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 ट्रैफिकर थे उनके खिलाफ रिपोर्ट करके जेल उनको हो गई है। तो मेरा केवल तात्पर्य है, क्योंकि ये बड़ा ह्यूमन सेंसिटिव बड़ा कारण ये है कि हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है। जैसे हम चाइल्ड लेबर, अभी मान लिया 10 चाइल्ड लेबर आपने अभी रेस्क्यू कराए, उनको रखोगे कहाँ, माँ बाप को भेजने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे स्टेट में हम लोग करते हैं कि बाल कल्याण समिति की जिम्मेदारी ये बनती है कि कम से कम वो पुलिस के माध्यम से और तो कम से कम उसके परिवार वालों को वहां बुला के वहां उसकी काउंसलिंग हो और उसके साथ सौंपा जाए, और जो लोग ट्रैफिकर हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। नहीं सर, वही चीज होती है कि हम पेरेंट्स को तो सौंप देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराना चाहते। यानी कि सपोज जैसे हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में वो बच्चा रेस्क्यू हुआ, वो उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं देना चाहते, और इसीलिए क्या होता है फिर हम उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं दिखा सकते, क्योंकि फिर यहाँ की पुलिस को भी काम करना पड़ेगा और वहाँ की को भी करना पड़ेगा। अल्पना जी इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। कारण यह है कि हमारा ओरिएंटेशन होता ही नहीं है, हम लोग आपस में जुड़ते नहीं है, पता ही नहीं है, और जब कभी प्रॉब्लम आती है तो उसमें फिर पुलिस जो कुछ भी करती है आप उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं। तो आपको उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मामले में थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। डीएम और बाकी सारे लोगों को, जो कमेटी आपकी बनी है वो पहले से कि रिपोर्ट दर्ज होगी, मीडिया को आप साथ में लाइए, इनको सबको साथ में लाइए, प्रशासन, पुलिस, AHT, और उसको करने के बाद अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें लाभ मिलेगा असल में। तो ओरिएंटेशन करिए और ओरिएंटेशन के साथ में सब लोगों को आपस में जोड़कर रखिए, तब कंसेंसस बनेगा उस मामले पर। नहीं सर, ये बहुत अच्छा लगा, पहली बार ये इस तरीके से दूसरे स्टेट्स के साथ भी जुड़ने का मौका मिला है, ये बहुत एक अच्छी पहल है। और ये इसके साथ कंटिन्यू हरियाणा के साथ तो होता रहता है अक्सर आयोग को लेकर हमारी चर्चा। जी नहीं, हमारे यहाँ जी मुझे लगता है समय अपना समाप्त होने वाला है। जी भाई साहब, मेरा एक निवेदन है, जो नए सदस्य जुड़े हुए हैं